अरे बड़े अब्बा, आप यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर कितने सारे मेहमान हैं जो बाहर रस्म हो रही है। मनोज के दोस्तों ने तो खूब रौनक लगा कर रखी हुई है। अभी बाहर डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। आइए बाहर चलकर एंजॉय करते हैं। यहाँ औरतों के फंक्शन में क्यों हैं आप? मुजावर ने ढूंढते हुए अंदर आया तो वैसे वहीं सामने खड़े नजर आए थे। जब इनके पास आकर कहने लगा था, मुजावर हम आसिर को ढूंढ रहे हैं कि वो कब कहीं अकेली इधर उधर होती है। हम इससे बात करेंगे शाहवीर के हवाले से। देखो ना कोई हाथों उठाकर उठकर इसके पास रुक जाती है। हमने 2 दफ़ा इससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है और फिर बच्चियों के साथ भी इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इनका सारा ध्यान असीर की तरफ था, जबकि मुजावर ने भी असीर को ही देखा था, जो रूहा के पास खड़ी थी। असीर को देखते-देखते ही इसका ध्यान रूहा की तरफ चला गया था। ग्रीन रंग के शरारे में वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। बेसाख्ता खुद पर किसी की निगाहें महसूस करते हुए रूहा ने निगाहें उठाकर मुजावर की तरफ देखा था, तो मुजावर ने दिल पर हाथ रखकर आप भरी थी। इसके अंदाज पर रूहा के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट खेली तो वो एक झटके से अपनी चोटी को पीछे फेंकते हुए हल्का सा इतराई थी। इसके अंदाज पर वो एक दफा फिर से दिल थामता आंख दबा गया तो वो खिलखिलाकर आसिर के पीछे हो गई थी। इंतहाई कोई छोड़े इंसान हो तुम मुजावर, मुझे तुम किसी जमाने में इस खानदान के सबसे सुलझे हुए इंसान लगते थे। वो जो अपनी ही मस्तियों में मगन रूहा को आसिर के पीछे से तलाश कर रहा था। बरेबा की बात सुनकर अलर्ट हुआ। बरेबा मैं तो बस देख रहा था। किसे देख रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? सब जानते हैं, हम छोटे बच्चे नहीं हैं। जी पर अब आप कहाँ से छोटे बच्चे हैं? आप तो सबके दादा अब्बू हैं। यकीनन जवानी में आपने भी दादी अम्मी को, मेरा मतलब है 5 बेटे 2 बेटियां, यूं ही तो नहीं, मेरा मतलब है चलें दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं। इन्हें खुद को घूरते पाकर वो फौरन ही बोला तो परियब्बा ने इसे देखते नफी में सर हिलाया था। रूहा ने बिगाड़ दिया है तुम, अच्छे हाथ से सुलझे हुए इंसान थे। वो इसे बोलते अब छड़ी लेकर इसके आगे चलने लगे तो वो सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया था। यार तुम यहाँ रुक जाओ ना, आज कहीं मत जाओ प्लीज यार, बहुत मजा आएगा आज की रात। इसका एक हाथ काका ने तो दूसरा हाथ नायरा ने थाम रखा था, जबकि शाविरी से बाहर आने का पैगाम भिजवा चुका था। मतलब साफ था कि वो घर वापस जाना चाहता है। सुनो ना लड़कियों, जाना पड़ेगा। मैं कल आ जाऊंगी ना वापस। वैसे भी मेरे कपड़े भी तो घर पर है ना, जो मैंने कल वाले फंक्शन में पहनने हैं। और फिर रेपटू का भी घर भी तो हवेली में है ना, ये सोएगा कैसे? आसिरी ने समझा रही थी, जबकि वह दोनों ही से छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, तुम्हारे रेपटू के सोने जगाने का इंतजाम भी हो जाएगा और तुम्हारे कपड़े भी हम मंगवा लेंगे। प्लीज तुम मत जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो दुल्हनों से कितनी ज्यादा मिन्नतें नहीं करवाते थे, वरना दुल्हन को रूप नहीं आता। अब अगर तुम्हारी वजह से कल हमें रूप नहीं आया तो? नायरा ने अचानक ही से बेतुकी बेफजूल सी बजा दी थी, जिसे सुनते पहले तो वो हैरान हुई, फिर सोच में पड़ गई थी। ऐसा भी कुछ होता है क्या? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सुना। तुम सच कह रही हो? वो हैरत से इसे देखते हुए पूछने लगी तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखते फुल जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था। फिर प्लीज तुम लोग मेरी मिन्नतें मत करो ना। तुम लोग मेरे खरूश शोर को नहीं जानती। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो यहाँ रुकने को राजी नहीं होंगे। इन्हें तो अपने बेड के अलावा और कहीं नींद भी नहीं आती। इसने एक और वजह दी थी यहाँ ना रुकने की, जिस पर वो दोनों ही मायूस हो गई थी। क्या तुम्हारे कहने पर भी वो नहीं मानेगा? असीर, मैंने तो सुना है कि वो तुम्हारी सारी बातें मानता है। पीछे खड़े बड़े अब्बा ने इसे सवाल किया। वो यहाँ कब आए थे वो तीनों ही नहीं जानती थी। स्टेज के नीचे की तरफ खड़े यकीन इनकी सारी बातें सुन चुके थे। बड़े अब्बा वो मेरी बात मान तो जाए, लेकिन कुछ नहीं। हम तुम्हें चैलेंज देते हैं, जरा साबित करो कि शाविर तुम्हारी सारी बातें मानता है। हमने तो सुना है कि वो बहुत खड़ूस है, किसी की नहीं सुनता। हम भी तो देखें कि वो तुम्हारी भी सुनता है या नहीं। वो मेरी सारी बातें मानते हैं, मैं जो कहती हूँ वो करते हैं। वो जरा इतरा कर बोली थी। यासिर को इस बात का तो मान था कि इसका शोहर इसकी बात नहीं टालता। तो फिर साबित करके दिखाया यासिर भाभी। आप लोगों का कमरा वहाँ है। शाविर की पैदाइश पर इसके लिए वो कमरा मुकर्रर कर दिया गया था। जब बचपन में वो यहाँ पर रहता था तब इसका क्याम वही कमरे में होता था। बड़े अब्बा ने बड़े अच्छे से इसके कमरे की सेटिंग करवाई हुई है, बिल्कुल शाविर के मुताबिक। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसे कमरा बुरा नहीं लगेगा। मुजावर बड़े अब्बा के साथ ही खड़ा कह रहा था, जबकि आसी सोच में पड़ गई थी। दुल्हन की रस्म अंदर हवेली में हो रही थी, जबकि दूर दूर से मदर हजरात और दूर दूर के दोस्त बाहर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। इन्हें हवेली के बाहर ही रखा गया था। इन्हें बड़े अब्बा काफी देर से हवेली के अंदर ही नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह असी से बात करने का ही मौका ढूंढ रहे हैं। और अब तो बात हो भी गई थी। ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ, बल्कि मैंने मना कर लाती हूँ। आप बस मेरे रेप्टो के रहने का इंतजाम कीजिए, या फिर इसके रहने के लिए इसका घर मुझे अलग से हवेली से मंगवाना पड़ेगा। वो उन्हें देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली थी। हम कर लेंगे इंतजाम, तुम बस शाबिर को रोकने का इंतजाम करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तुम जैसे चाहो कि जो चाहो कि सब कुछ हो जाएगा। बड़ेबा ने इसे यकीन दिलाया था, जबकि वो हाँ में सर हिलाती शाबिर को ढूंढने बाहर जाने से पहले अपने चेहरे को कवर करने लगी थी। जब मुजावर इसे अपने
जब मुजावर इसे अपने पीछे आने का इशारा करता है, इसके आगे के चल दिया था। ये वो इसे शाबिर तक पहुंचाने वाला था। रूहा भाभी, नूरम कहाँ है? बज़म हर तरफ नूरम को ढूंढ चुका था, लेकिन वो लेडीज में कहीं पर भी नहीं थी, इसलिए रूहा से सवाल करने लगा था। वो आकाश की तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर आ रहे हैं, तो कहने लगी कि वो कमरे में ही रहेगी। अगर तबीयत बेहतर हुई तो नीचे आ जाएगी। लगता है इसकी तबीयत बेहतर नहीं हुई, शायद सो गई होगी। वक्त भी तो काफी ज्यादा हो गया है ना। रूहा इसे देखते हुए बोली तो बज़म सिर्फ हाँ में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ चला गया था। नूरम की तबीयत खराब थी, ये बात तो वो जानता ही नहीं था। दिन में इसके साथ मुंहमारी होने के बाद तो इसने नूरम को देखा भी नहीं था। कितने आराम से इसने नफरत का इजहार किया था। इसके मुंह से नफरत का इजहार सुनकर वो जैसे बिखर सा गया था। बाहर कितनी ही देर अपने आप को कामों में मसरूफ रखने के बावजूद भी ध्यान बार बार नूरम की तरफ जा रहा था। तकरीबन 4-5 चक्कर वो अंदर के किसी न किसी काम से लगा चुका था, लेकिन नूरम इसे कहीं नजर न आई, तो अब के वो पूछ ही बैठा था। और ये जानकर कि इसकी तबीयत खराब है, वो सीधा कमरे की तरफ आया था। इसने कमरे का दरवाजा खोलते ही अंदर कदम रखा तो नूरम से कहीं नजर नहीं आई थी। वो तेजी से वॉशरूम की तरफ आया था। वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही वो इसे वॉश बेसिन के साथ बनी तराज के साथ जमीन पर बैठी नजर आई थी। इसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो तेजी से आके आता इसे थामकर अपने करीब कर गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है तबीयत को? ज्यादा खराब है, उठो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसे अपने सहारे उठाकर बाहर लेकर जाने लगा। जब ध्यान इसके बाद मुट्ठी पर गया था। तुम फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी? वो इसकी मुट्ठी खोलते हुए पूछने लगा, जब सामने से कोई प्रेगनेंसी किट के बजाय मेडिसिन मिली थी। ये क्या है? किस चीज़ की दवाई है ये? वो इसके हाथ से गोलियां लेते हुए इसे देखने लगा था। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ये किस चीज़ की दवाई है? किस चीज़ की दवाई इस्तेमाल कर रही हो तुम? और तुम्हें कोई भी दवाई दी किसने है? वो इसके हाथों से मेडिसिन ले चुका था। वो रीता भाभी की डॉक्टर आई हुई थी, जो रीता भाभी की प्रेगनेंसी में इन्हें चेक करने के लिए आती थी। तारीख वाले दिन वो आई हुई थी हमारे घर पर, तो मैंने इनसे पूछा कि मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी, तो इसने कहा कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से जल्दी बेबी होने के चांसेस हैं। आज जब वो आई थी मानियों पर, ये मेडिसिन लेकर आई थी। अगर मैं ये खाऊंगी तो जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने चाहा तब हो जाएगा। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? क्योंकि मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। मैंने आपकी बीवी बनकर नहीं रहना सारी ज़िंदगी। बज़म शाह मैं कभी आप जैसे हैवान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैं आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपका बच्चा पैदा करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो एक ही सांस में इसकी बात काटते हुए बोलती चली गई थी। बहुत वासिया और साफ सुथरे अल्फाज थे। वो इसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। वो अल्फाज में से बता रही थी कि अब इसकी ज़िंदगी का मकसद ही इसे छोड़ना है। ठीक है, तुमने अपनी बात कर ली, अब यहाँ बैठो और कान खोलकर मेरी बात सुनो। मेरे 1 या 10 बच्चे पैदा कर लो, तब भी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि पहली बात सिर्फ मेरी औलाद की थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी आती जाती सांसों का सवाल है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। मैंने मांगी आपसे मोहब्बत, मैंने कहा आप तुमसे मोहब्बत करें। मुझे नहीं चाहिए आपकी मोहब्बत। लानत भेजती हूँ मैं आपकी दोगली और मतलबी मोहब्बत पर। खबरदार जो अपनी बातों से मुकरे, खबरदार जो आप अपने अल्फाज से पीछे हटे। मैं कसम खा के कहती हूँ, अगर मेरी सजा पूरी होने पर आपने मुझे यहाँ से जाने ना दिया तो जहर खा लूंगी या किसी खाई से कूदकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुझे आपकी मोहब्बत, नहीं चाहिए मुझे आप जैसे हैवान का साथ। वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक इसे मोमेंटिंग सी महसूस हुई। वो एक झटके से बेड से उठी वॉशरूम की तरफ भागी थी, जबकि इसके अल्फाज के जरिए से बज़म इसके पीछे न जा सका था। ये ले आसिर भाभी, आपका मुजरम पकड़ा गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। वो हर तरफ इसे तलाश कर रही थी, इसकी गाड़ी के करीब खड़ी वो हर तरफ निगाहें दौड़ा चुकी थी। ना तो मुजावर वापस आया था और ना ही शाबिर कहीं मिला था। अब वो थक हार कर वापस अंदर जाने लगी तो सामने से मुजावर इसको लेकर आते हुए नजर आया था। सॉरी मेरा बच्चा, वो सब जानने वाले मिल गए थे। चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया ना। तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? इसका खरगोश ना पाकर वो इसे सवाल करने लगा था। वो एक ही सेकंड में अपने खरगोश के बगैर नहीं रहती थी। वो अंदर है काका के पास। आप भी अंदर चले और किसी को हवेली भेजकर अपने कपड़े और लैपटॉप का घर मंगवा दें। वो इसे हुक्म सुनाकर जाने लगी तो शावीर ने इसका बाजू पकड़ लिया था। इन दोनों को एक दूसरे में मसरूफ देखकर मुजावर अगले ही लम्हे वहां से खिसक गया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? जाओ अपना खरगोश लेकर आओ, हमने घर चलना है। वो यहाँ रुकने का प्लान नहीं बना सकती थी, हरगिज नहीं। वो यहाँ किसी कीमत पर रहने को तैयार न था और ये पता सी जानती थी। बात सुने मेरी शासाई, मुझे चैलेंज दिया गया है अंदर से कि आपको इस घर में रोकना है, और मैंने कह दिया कि मेरी शासाई मेरी किसी बात को नहीं डालते। अब शराफत से अंदर चले, मेरी इज्जत का सवाल है। असीर यार, लगता है आपने सुना नहीं। शासाई मेरी इज्जत का सवाल है, आप मेरी इज्जत को फालूदा नहीं बना सकते। मैंने बड़े स्टेशन से अंदर कहा है कि मैं अपने शासाई को जो कहती हूँ वो करते हैं। अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। शराफत से अंदर आ जाइएगा थोड़ी देर में। बस यही बताने के लिए ढूंढ रही थी आपको। और मेरी शादी का जोड़ा भी मंगवा लीजिएगा, सुबह से पहले मुझे मिल जाना चाहिए। और रेप्टो का घर भी मिल जाना चाहिए, और रब्टू का घर भी मिल जाए तो बेहतर है। इसके सोने का वक्त हो गया है। वो अपनी बात खत्म करने अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि शावरी से बेबसी से देखता रह गया था, जबकि पीछे से मुजावर के कहके सुनते हुए इसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। असीर बच्चे, क्या कहा शावीर ने? वो रात में यहाँ रुकने के लिए तैयार है या नहीं? देखो बेटा, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। शावीर को फोर्स मत करो। वो तुम पर गुस्सा होगा, तुमसे नाराज होगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। तुम मेरी बात को लेकर ज्यादा सीरियस मत हो जाना। मैं जानता हूँ शावीर गुस्से का बहुत तेज है, वो कब क्या कहते ये पता भी नहीं चलता। इसका बाप भी बिल्कुल ऐसा ही था, वो भी गुस्से का
वो भी गुस्से में किसी का लिहाज नहीं रखता था। मैं समझ सकता हूँ वो नहीं माना होगा। तुम इसे मजीद फोर्स मत करो, तुम शादी एंजॉय करो। वो परेशानी से इसके रास्ते में आते हुए से रोक चुके थे। वो आसिर को शाबिर को रोकने के लिए कह तो चुके थे, लेकिन फिर भी अब इन्हें अंदाजा हो रहा था कि शाबिर का गुस्सा किस कदर तेज है। वो नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से इन दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। शाबिर की बेतहाशा मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन यकीनन वो आसिर की नाजायज बातों को नहीं मानता होगा। वो बेचाही आसिर पर गुस्सा न होने लगे, इसीलिए वो इसके पास आते हुए से समझाने लगे थे। ओहो बड़े अब्बा, क्या हो गया है आपको? मेरे शाह साहब मुझ पर गुस्सा क्यों होंगे? वो क्यों मुझसे नाराज होंगे? मैंने आपको बताया था ना, वो मेरी सारी बातें मानते हैं। मैं जो कहती हूँ वो करते हैं। वो कभी मुझसे नाराज नहीं होते। मैं इनकी बहुत लाडली हूँ। वो मजे से बोली तो इसके अंदाज पर बड़े अब्बा मुस्कुराए बिना न रह सके थे। माशाल्लाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। शोर की लाडली होना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम इसे तंग मत करना। अगर वो नहीं रहना चाहते तो न सही। अच्छा, मतलब आप नहीं चाहते कि हम यहाँ पर रुकें? मैंने बेकार में ही शाह साईं को तंग कर दिया, इतनी मुश्किल से इन्हें मनाया था। ये तक कह दिया था कि मेरी इज्जत का सवाल है, चले हम चले ही जाते हैं। वो मुंह बनाकर बोली तो बड़े अब्बा की बात पर हैरान हुए थे। शाबिर यहाँ रुकने के लिए मान गया था। इस बात पर यकीन करना इनके लिए तो आसान नहीं था। क्या तुमने इसे मना लिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिर्फ तुम क्या चीज़ हो बेटा। अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। सुनो, जाकर शाबिर के कमरे को ठीक से साफ करो। वो आज यहीं पर रुकेगा। उन्होंने करीब से गुजरते मुलाजिम को मुखातब किया था। अब तक बेयकीनी की कैफियत में वह सिर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, आप अपने पोते के यहाँ रहने की तैयारियां करें। मैं जा रही हूँ काका के पास। मैंने तो अभी मेहंदी भी नहीं लगवाई। वो इनसे कहती इनके करीब से गुजरती अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि बरेपा के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। बहुत हंसी आ रही है तुझे? पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे, कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। वो उसके पास आकर रुकता गुस्से से कहने लगा था, जबकि मुजावर का मुंह अब भी बंद नहीं हो रहा था। इसकी हंसी अब तक कंट्रोल ना हुई थी। हालांकि असीर को गई काफी देर हो चुकी थी। यार, मैंने दुनिया में और भी बहुत रन मरीद देखे हैं, लेकिन तेरा तो अलग ही लेवल है। शाविर शाह सियासत का नया नाम, हर न्यूज़पेपर पर, हर टीवी चैनल पर जिसकी खबर हॉट न्यूज़ होती है। अपनी बीवी से डरता है। या अल्लाह, तेरी बीवी तो तुझे उंगलियों पर नहीं बल्कि नाखूनों पर नचाती है। बल्कि नाखूनों से भी ऊपर जो एक्स्ट्रा नाखून होता है ना, इस पर मेरी इज्जत का सवाल है। वो अपनी उंगलियों का स्टाइल से इसके सामने हिलाते हुए बोल रहा था, जबकि वो कारी के करीब ही इसके साथ एक लगा गया था। बेटा तेरी हालात बेटा तेरे हालात से भी वह बेटा तेरे हालात से भी मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरी बहन ने तो ये नाखूनों से ऊपर जो एक्स्ट्रा नाखून होता है ना, इस पे भी नहीं रखना। औकात में रहो, यही बेहतर होगा। और मेरी बीवी के बारे में कोई बात मत करना, वो बहुत मासूम है। तेरे बड़ी तेरे बड़े अब्बा की चालाकियों से वाकिफ नहीं है। इसे लगता है जो इंसान मोहब्बत से बात करता है वो इंसान प्यारा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इतने साल तक मुझसे कोई तलक नहीं रखा गया, ना ही मुझसे कोई बात करने की कोशिश की गई है। अब अचानक से मुझ पर प्यार आने लगा है। हाँ, क्योंकि बड़े अब्बा चाहते हैं कि इनका खानदान वापस टूट जाए। वो जानते थे कि तैयापुर ने तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ ऐसा डाला है इनके खिलाफ, इसके बाद जो शायद तुम आसानी से घर वापस ना आना चाहो। और फिर हमारे पास कोई तरीका भी नहीं था ना तुम्हें लाने का। अब हसीर आ गई है उम्मीद की किरण लेकर, जिसकी तुम हर बात मानते हो। तो बड़े अब्बा ने इसी से कह दिया, और देखो तुमने इसकी बात मान भी ली। वैसे तुम आसिर की हर बात क्यों मानते हो? माना भाभी बहुत प्यारी है, लेकिन शाविशा इन लोगों में से नहीं जो अपनी मोहब्बत को खुद पर यूं सवार कर ले। शाविशा से ज्यादा किसी और के हुक्म इसकी जात का हिस्सा बन जाए। वो सच में हैरान था। शाबिर का ये अंदाज से हर गुजरते लम्हे के साथ हैरान ही तो कर रहा था। मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। इसकी आंखों में आंसू देखता हूँ तो दिल तड़प जाता है। मैं इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है मुजावर, बहुत बुरा। मैं इसे मारता था इन हाथों से, इसे तकलीफ पहुंचाता था, इसे अजियत देता था, सिर्फ इस सोच के साथ कि इसके भाई ने मेरी बहन को घर से भगाया है। मैंने असीर को बनी किया था, इसे अपने साथ रहने पर मजबूर किया। वो मासूम लड़की इतनी बुरी जिंदगी नहीं चाहती थी। वो मेरे साय से भी खौफ खाती थी, मेरी आवाज़ से लड़सती थी वो। लेकिन इस खुदा ने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत डालकर मुझे अर्श से फर्श पर गिरा दिया। मुझे लम्हे में बता दिया कि मेरी औकात क्या है। मजावर, मैं ये सोचता हूँ ना कि मेरी एक छोटी सी बात से तकलीफ होगी, या फिर मेरे इनकार से इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो ये दिल तड़पने लगता है। मेरा दिल धड़कना भूल जाता है ये सोचकर कि मेरी कोई छोटी सी चीज़ से बुरी लग जाएगी और वो रो देगी। इसे रोते हुए नहीं देख सकता। इसकी आंखों की उदासी मेरी जान निकाल देती है। हाँ, शाबिशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, कुछ भी हो, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लड़की, वो ना ज़िंदगी है ना जान है, वो सब कुछ है। शाह के लिए शाह इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो जो कहती है मैं कर देता हूँ, सही गलत नहीं सोचता। इसकी मासूमियत, इसकी शरारतें, इसका भोलापन, यही सब कुछ शाविशा की ज़िंदगी है। मतलब वो तुम्हारी कमज़ोरी है। वो इसकी बात करते हुए बोला तो शाबीर ने कंधे उचका दिए थे। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो उसके लिए इसका सब कुछ थी। जान भी, ज़िंदगी भी, कमज़ोरी भी, मोहब्बत भी। मतलब आसिर भाभी को कुछ भी कहकर हम तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं। ग्रेट, तू जान मरीद नहीं बल्कि पक्का आशिक है। आशिक तो तू भी पक्का वाला है। बहुत डर गई थी आसिर ये सोचकर कि न जाने तो रूहा के साथ क्या करेगा। हालांकि मैं ये सोचकर डर रहा था न जाने रूहा तेरे साथ क्या करेगी। अब जो भी है, हालांकि बेटे के लिए थोड़ी सी हमदर्दी तो थी न दिल में। वो मजे से बोला तो मुजावर ने से घूरा था, कंट्रोल में रखा था मैंने तेरी बहन को। बात तक करते डरती थी मेरे से। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत कुछ बोलने ही वाला था, यही पर इसकी ब्रेक लग गई। बाहर में जातू वो तेरी बहन, वो गुस्से से कहता वहां से जाने लगा था। अरे लतीफ़ा तो पूरा सुनाकर जब मेरी बहन बात करते हुए डरती थी फिर क्या होता था, वो इसके पीछे ही आया था। जबकि अब की दफ़ा इसके साथ मुजावर भी हंस दिया था। अरे कहाँ से लाया है ऐसी बहन, पूरी अफलातून है। शादी के पहले दिन मुझे कह रही थी किसी खुशफहमी में मत रहना, कोई ज़्यादा सलीम नहीं हो तुम। अरे पहले 10-12 दिन तो इसी कंफ्यूजन में गुजर गए मेरे, कि मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है या इसने मुझसे
जबरदस्ती शादी की है। इतना नचाया है ना तुम्हारी बहन ने मुझे, इसके हाथ की बनी खीर तक नहीं खा सका क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो गई थी। इस पर थप्पड़ मारते मारते रह गई थी पूरे खानदान के सामने। मुझे जो क्या इज्जत रह जाती, मेरी गिरबान पकड़कर मुझे ऐसे कमरे में लेकर जाती है जैसे इसके रंग बिरंगी चूजे लेकर भागा हुआ चोर हूं मैं। जरा इज्जत नहीं करती मेरी, जरा इज्जत नहीं। या शोहर को थोड़ी बहुत तो इज्जत देनी चाहिए ना। अभी मुझे थोड़ी देर पहले किचन में बुला रही थी, मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी बहन के अंदर थोड़े रोमांटिक जरासीम जाग आए होंगे। किचन में क्या तो कहती है, मेरी चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था लेकिन अब बर्तन मुझसे धोए नहीं जा रहे, प्लीज मेरी चाय के बर्तन धो लो, सारी प्लाज्मा बिजी हैं। ये जिंदगी है मेरी शादी के बाद। वो अपना दुख दादी से सुना रहा था जबकि शाबिर का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। वो अपनी बहन से ऐसी ही उम्मीद रखता था। मुजावर, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको, कहाँ थे आप जरा मेरी बात सुन जाइए। वो अभी मर्दान खाने से अंदर जाने ही लगे थे कि मेन गेट से निकलती रूहा से देखकर पुकार बैठी, मैंने नहीं आना, तुमने कोई काम ही करवाना होगा मुझसे। वो फौरन बोला था, कसम से काम नहीं करवाना। वो मेरी मेहंदी की डिजाइनिंग में ना आपका नाम छुपा है, वो ढूंढ कर बताए। हाउ स्पीड, मेरी बहन कितने प्यार से तुझे आप कह रही है, हालांकि तू इस लायक भी नहीं है। जा नाम ढूंढ मेरी बहन के हाथ से। अपना इस काबल तो है नहीं कि तेरा नाम अपनी मेहंदी में लिखे, लेकिन फिर भी इसने लिखा है तुझे खुश करने के लिए। फिर भी तेरी शिकायतनामा खत्म नहीं होता। मैं अंदर जा रहा हूँ। वो रुखा की गाल खींचता वहीं से अंदर चला गया था, जबकि रुहा शर्माई घबराई सी इसके सामने अपने पूरे हाथ फैलाए हुए थी। इंतहाई कोई निकम्मे इंसान हो तुम, आधे घंटे से तुम्हें अपना नाम नहीं मिल रहा। वो गुस्से से घूल रही थी। वही दरवाजे की सीढ़ी पर बैठा वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था इसके हाथ से अपना नाम ढूंढने के लिए, लेकिन इतनी घनी मेहंदी में से कहीं भी अपना नाम नहीं मिल रहा था। रूहा, ये मेहंदी वाली तुम्हें चूना लगा गई है, तुम्हारे हाथ में कहीं पर भी मेरा नाम नहीं लिखा यार। मैं हर जगह सर्च कर चुका हूँ, अगर नाम कहीं पर होता तो मिल जाता। इतनी तेज सोचने के बावजूद भी इसने अपने मोबाइल की ब्लैक इसने अपने मोबाइल की बैक टॉर्च ऑन कर रखी थी ताकि वो अपना नाम ढूंढने में कामयाब हो सके। लेकिन मजाल थी जो इसके हाथ से वो नाम ढूंढने में कामयाब हुआ हो। एक नंबर के निकम्मे इंसान हो तुम। जानते हो इस मेहंदी डिजाइनर ने क्या कहा कि आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका मेरे इस चैलेंज में। मैं इतनी महारत से मेहंदी लगाती हूँ कभी कोई दूल्हा मेहंदी में नाम ढूंढने में कामयाब ही नहीं हुआ, और तुमने मुझे बता दिया कि तुम एक नंबर के फजूल इंसान हो। मैं तुम्हें समझती थी कि तुम 1 मिनट नहीं लगाओगे, लेकिन नहीं। हारना मत, मुझे पूरे 500 की शर्त थी। हराना मत, मुझे पूरे 500 की शर्त थी। तो वो 500 रुपये मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसे अफसोस हुआ था कि इसका शोर लाखों करोड़ों कमाता था और वो सिर्फ 500 रुपये के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। मैं बेकारी लगती हूँ तुम्हें जो तुमसे 500 रुपये लूंगी? वो शर्त के पैसे थे, मेरे लिए हाथ थे। मैं कभी कोई शर्त नहीं हारी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हार जाऊंगी। खावंदे नाबीना हथेली के राइट साइड पर देखो, एक पागल इंसान का नाम लिखा हुआ है। वो गुस्से से घूरती से आंखों के बिल्कुल करीब इसका नाम दिखाने लगी, तो आपके मुजावर को भी नजर आ गया था, लेकिन इसके नई खिताब पर वो हैरान हुआ था। हावंदे नाबीना, ये कैसा नाम था? तुम मुझे हावंदे नाबीना कह रही हो? हाँ, क्योंकि अंधा शोर कहूंगी तो शोर के एहतराम में कमी आ जाएगी ना। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम्हें किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाऊं और चेकअप करवाऊं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी ये मुमकिन नहीं। अच्छा ना, सॉरी, आइंदा मैं ढूंढ लिया करूंगा। वैसे ये सच है कि तुम शर्तें नहीं हारती? वैसे सवाल करता है, इसकी इस बात से काफी इंप्रेस लग रहा था, तो रूहा ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरे भाई से पूछ लेना। आज तक मैंने कोई भी शर्त नहीं हारी, तुम्हारी वजह से पहली शर्त हार रही हूँ। इतनी इज्जत ही क्या मिला? आगे से ठेंगा, आप अच्छी खासी मायूस लग रही थी। तुम परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ ना, आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम शर्तें पूरी करती हो तो मैं भी तुम्हें एक शर्त देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये काम नहीं कर सकती। क्या मतलब मैं नहीं कर सकती? तुम मेरे लिए कोई शर्त बता रहे हो? अगर मैं नहीं कर सकती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। बताओ क्या करना है मुझे, अभी करके देती हूँ। वो फुल एक्शन से बोली थी, ऐसा कोई काम है ही नहीं दुनिया में जो रुहाशा नहीं कर सकती। किस्मी, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मुझे मेरे लबू पर किस करो, और बदले में तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। लेकिन शायद इसका अंदाज शायद से भरपूर था, जबकि रूहा इसे घूर कर रह गई थी। वो इस इंसान से किसी भी शराफत की उम्मीद नहीं रखती थी। वो सिर्फ शक्ल से ही मासूम लगता था, बल्कि शक्ल से भी मासूम कहाँ लगता था, ऐसा लगता था जैसे दुनिया जहान का गुस्सा और एटीट्यूड इसमें भरा हुआ है। और फिर बात करते हुए इसका लहजा जो पत्थर बरसाता था। हाँ, यह अलग बात थी कि वो लहजा सिर्फ दूसरों के लिए होता था। इसके सामने न जाने इसके लब लहजे से फूल बरसने लगते थे। मैं तुम्हें किस करूंगी? वो हैरत से देखते हुए सवाल करने लगी, जिसे मुजावर ने कोई नामुमकिन सी बात की हो। इट्स ओके, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बस में नहीं है। अब इंसान दुनिया का हर काम कर सके ऐसा मुमकिन तो नहीं। कुछ काम इंसान के बस के नहीं होते। तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन ये तुम्हारी बस से बाहर। वो अभी बोल ही रहा था जब अचानक ही रूहानी से गिरबान से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके लबों पर अपने लब रख दिए थे। मुजावर शॉक की कैफियत में कुछ लम्हों के लिए समझ ही न सका कि आखिर हुआ क्या है। जबकि इसके नरम और नाजुक लबों को अपने लबों पर महसूस करते हुए इसकी धड़कनें रुकी थी। हाँ, तो मुजावर शाह, क्या कह रहे थे तुम? मैं नहीं कर सकती। रूहा शाह कुछ भी कर सकती है, और ये मेरी तरफ से एक डेमो था। और तुमने क्या कहा? शायद के बदले में तुम जो कहोगी तुम करोगे। तो अब तुमने और कुछ नहीं करना, बस कल शादी वाले दिन सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, और एक रिंग भी गिफ्ट में लेकर आना। वो क्या है ना, मुझे शर्तिया इजहार में हाली खुली नहीं चाहिए, इसलिए रिंग लेकर आना। और हाँ, रिंग में ना जो पेंडेंट होगा ना, इसमें खूबसूरत सा लिखवा कर लाना।
ताकि सबको पता चल सके कि वो रूहा शाह के जीतने का इनाम है। गुड नाइट। वो पुरसुकून अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करती इसके करीब से उठकर चली गई थी, जबकि मुजावर शाह अब तक होशो हवास से बेगाना अपने लबों पर इसके नाजुक लबों का लम्स महसूस कर रहा था। इसे यकीन था वो ये नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने कर दिया था। यहाँ बैठे बैठे सो रहा है क्या? क्या कहा था 10 मिनट में अंदर आना? यहाँ अकेले जमीन पर बैठकर क्या कर रहा है तू? शाह काफी देर के बाद मैदान खाने से बाहर की तरफ निकला तो वैसे पीछे सीढ़ियों के तब इसे वो पीछे सीढ़ियों की तरफ बैठा नजर आया था। वो नहीं, कुछ नहीं, चल अंदर चलते हैं। वो तेजी से उठकर अंदर की तरफ चला गया था, जबकि बौखलाए हुए अंदाज पर शाबिर परेशान हुआ था। रूहा अच्छे हाथ से इंसान को एक दिन में ही पागल कर दोगी। रूहा, मुझे तुमसे बुरे की उम्मीद थी, लेकिन तुमने तो मेरे दोस्त को किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। वो नफी में सर हिलाता इसके पीछे ही आया था। आधी रात को इसकी भूख चमकी थी। इसने एक नजर बेड के दूसरे कोने की तरफ देखा था, जहां हरास गहरी नींद सो रहा था। वो गुस्से से उठकर बैठ गई। इसकी बीवी भूख से पागल हो रही थी और ये इंसान कैसे मजे से सो रहा था। इसकी भूख की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी इसे। एक तो वो प्रेग्नेंट, ऊपर से भूखी, और ये इंसान इसका ख्याल करने के बजाय मजे से सो गया। अगर इतनी सारी मिन्नतें कर ही ली थी तो थोड़ी मिन्नतें और कर लेता। जब से इसने इसे आर्मी छोड़ने के लिए कहा था वो ऐसे खामोश हुआ था जैसे इसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। ऐसा भी कुछ नहीं था। वो इसे माफ करने को तैयार थी, तो क्या वो उसकी खातिर आर्मी नहीं छोड़ सकता था? क्या इतना मुश्किल था? इसके लिए एक नौकरी ही तो थी। वो गुस्से से बेड से उठी कमरे से निकल गई थी, तो हरास ने सर उठाकर एक नजर दरवाजे की तरफ देखा था, फिर गहरा सांस लेता खुद भी कंबल पीछे हटाता इसके पीछे नीचे उतरने लगा था। वो किचन में चीजें पटक रही थी। जब वो किचन में दाखिल हुआ, प्लाज्मा गोश्त बनाकर गई थी। तुम्हें पसंद नहीं आएगा, नूडल्स बना दूं? वो किचन के दरवाजे पर खड़ा पूछने लगा था। रहने दे, अगर आपको मेरा एहसास होता तो इस तरह मेरी भूख की परवाह किए बगैर सो नहीं रहे होते। मेरे सिर्फ ऊपर ऊपर से प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। वह गुस्से से आटा निकालकर बाहर रखने लगी थी, फिर इरादा बदलते हुए आटा रखकर नूडल्स के पैकेट निकालने लगी। स्मेल आएगी तुम्हें, फिर से मोमेंटिंग होने लगेगी। हट जाओ, मैं बनाता हूँ। वह इसके करीब आते फिर से कंधों से पकड़कर पीछे हटाता, खुद से छोटे से बर्तन में पानी डालने लगा था। वह भी खूब नखरे दिखाती कुर्सी खींचकर बैठ गई थी, जबकि वह थोड़ी देर में नूडल तैयार करता इसके सामने रख चुका था। वो खाना बनाने में इतना माहिर था कि हद नहीं। वह इस बात से भी तो अंदाजा लगा सकती थी कि इसका तलक किसी आम प्रोफेशन से नहीं है। वर्दियां कहाँ छुपा कर रखते थे आप मुझसे? पिछले 7 महीनों से नूडल्स का प्याला अपने करीब खींचते हुए इसने पहले बाइट लेते हुए इसे सवाल किया था। वही वो ऑफिस में उतार कर वहीं से चेंज करके आता था। इसने फौरन जवाब दिया, जबकि वह गुस्से से घूरती नूडल्स का बोल उठाकर कमरे की तरफ चली गई थी। वह नाराज थी, लेकिन इस वक्त भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए खाने पर इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, जिस पर अखराज ने खुदा का शुक्र अदा किया था। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती एक दरवाजे के अंदर की तरफ जा रही थी, जब इसे अचानक छोटी सी बच्चे की तरफ तरप तरप कर रोने की आवाज सुनाई थी। इसका दिल बेचैन हुआ तो इसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई थी। वो तेजी से कदम उठाती, वो दरवाजा अबूर करती अंदर आ गई तो इसे सामने एक बच्चा पूरी तरह से तड़पता नजर आया था। वो भागकर इस बच्चे को थमना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसे थम दे इसकी आंख खुल गई थी। मूसा, मूसा मेरे बच्चे, या अल्लाह मूसा। इसके दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी थी। वो एक झटके से नींद से जागती उठकर बैठ गई थी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर हो रहा था, दिल थर थर कांप रहा था। आंखों के सामने मूसा का रोता बुलकता वजूद इसे बेकरार कर गया था। परी, परिवेश क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? बताओ मुझे। अरताश इसकी बेकल हालत को देखता हुआ इसे थामकर अपने साथ लगा गया था। अरताश, अरताश, मेरा मूसा ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, वो बहुत रो रहा था। मैंने अपने ख्वाब में देखा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। वो बहुत ज्यादा रो रहा था। अरताश मेरा बच्चा, मैं सच में कह रही हूँ, वो ठीक नहीं है। मैंने इसे अपने ख्वाब में बुरी तरह से रोते तड़पते देखा है। मुझे इसके पास लेकर चले अरताश। अल्लाह न करे इसे कुछ हो गया हो। अल्लाह, वो कितना रो रहा था। या अल्लाह, मेरा बच्चा। परी की हालत गैर होने लगी थी, जबकि इस तरह के खौफ पर तो अरताश भी परेशान हो गया था। जो भी था, इसे इन चंद लम्हात में मूसा इसे भी बहुत अजीज हो गया था। और यूं परी विश के ख्वाब में इस तरह से आना कितने ही दिनों से तो परी इसका जिक्र भी नहीं कर रही थी, फिर क्यों इसने अपने ख्वाब में मूसा को ऐसी हालत में देखा था? परी विश, तुम घबराओ मत मेरी जान, मैं अभी फोन करता हूँ अखराज को। वो कल ही जाएगा मूसा को देखने के लिए। तुम परेशान मत हो, देखना इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। अरे अब तो इसे अपने चाचा चाची की आदत भी लग गई होगी। तुम परेशान मत हो, इधर आओ मेरे पास। वो इसे थमकर अपने सीने से लगाता इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जबकि परिविश की हालत ने इसे भी परेशान कर दिया था। मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। अपने सर और पीछे कमर पर इसके हाथों को महसूस करके वो बोली थी। इससे मसलसल वोमिटिंग हो रही थी, जबकि बरसम इसके पास ही खड़ा था। इससे अपने पैरों में जान खत्म होते हुए महसूस होने लगी थी। ठीक ही तो नहीं हो तुम नूरम? इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी है तुम्हारी, तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। चलो अब मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। इसे अपने सहारे पर बाहर लाने लगा तो इसे अपने पैरों पर चलना मुश्किल लगा था। मैं चल लूंगी। बरसम ने इसकी कैफियत को समझते हुए अगले ही लम्हे से अपनी बाहों में उठा लिया था। बरसम इसे नरमी से अपनी बाहों में उठाए वापस रूम में लेकर आया था। इसकी हालत काफी खराब हो रही थी। इसने कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसे मसलसल वोमिटिंग हो रही थी। इतनी ज्यादा तबीयत क्यों खराब हो रही है तुम्हारी? मुझे बेड पर लेटाते हुए इसका फीवर चेक करने लगा था। कहीं तुमने ये मेडिसिन इस्तेमाल तो नहीं की थी? वो साइड पर पड़ी हुई दवाइयों को देखता इसे सवाल करने लगा था। जिस डॉक्टर का वो जिक्र कर रही थी वो काबिल एतबार डॉक्टर थी। सालों से इसका इस घर आना जाना था। वो यकीन से कह सकता था कि वो नूरम को इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं देगी जो इसके लिए नुकसानदायक साबित हो।
लेकिन फिर भी इसे डर था कि कहीं नूरम ने ये मेडिसिन खा ली हो और वो मेडिसिन इसको सूट ना की हो, जिसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इसलिए वो उसे सवाल करने लगा था, नहीं अभी नहीं की थी, खाना खाने की बात करनी थी। वो फ़ौरन से जवाब देती, इसे ज़रा फासले पर होती, बैकग्राउंड से टेक लगा गई थी। तो फिर इतनी तबीयत ख़राब होने की क्या वजह हो सकती है? अब मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ, इस वक्त तो डॉक्टर का आना मुश्किल हो जाएगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नहीं, मेरी तबीयत इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। इसकी फिक्रमंदी पर वो फ़ौरन से बोली थी, आप प्लीज़ नीचे चले जाएँ, नीचे रस्म हो रही है, सब लोग क्या सोचेंगे कि आप कहाँ चले गए हैं? आपका यहाँ होने से कहीं ज़्यादा नीचे होना ज़रूरी है। आपकी बहन की मेहंदी की रस्म है, आपके भाई की शादी है, सब लोग आपको ढूँढ रहे होंगे। नूरम इसे देखते हुए कहने लगी थी, वो काफ़ी देर से इसे यहाँ कमरे में इसके साथ मौजूद इसकी फ़िक्र कर रहा था। नीचे लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं, इस वक़्त मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर जाना चाहिए। तुमसे चला तक नहीं जा रहा और ऊपर से प्रेग्नेंट होने का इतना शौक है कि तुम्हें क्या पता और प्रेग्नेंट होने का इतना शौक है कि पता नहीं क्या-क्या इस्तेमाल करना शुरू करना चाहती हो लड़की। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पे मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक हो जाओ तुम। तुम्हें बीमार हरगिज़ नहीं देखना चाहता मैं। वो प्यार से इसका गाल खींचता कमर खोलकर इसके ऊपर डालने लगा था। कोई बीमार नहीं हूँ मैं, बस थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है। आपको इस वक़्त नीचे होना चाहिए, मैं ठीक हूँ। और वो फिर से अपनी बात दोहराने लगी थी। जब मुझे महसूस होगा कि तुम ठीक हो, तब मैं खुद ही नीचे चले जाऊँगा। फ़िलहाल आँखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। कुछ खाया था तुमने? वो उसके ऊपर कमर डालता, आहिस्ता से माथे पर हाथ रखता, इसका ना माथा दबाने लगा था। जी मैंने खाना खा लिया था। वो हल्का-सा मनमनाई थी। शाम से वो कमरे से निकली ही नहीं थी। हाँ, लेकिन दिन में इसने काका के साथ ही 2-4 नवाले लिए थे और इस वक़्त इसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर आराम करो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का-सा बनवाता हूँ। काका की बर्थडे शुरू होने से पहले ठीक हो जाना, वरना हंगामा करेगी वो। और तुम्हारे साथ तो इसकी दोस्ती भी कमाल की हो गई है। जिसके साथ इसकी ज़्यादा दोस्ती होती है, इसके साथ उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। वो तुमसे उम्मीद करती है कि तुम इसे कोई अच्छा-सा गिफ्ट दोगी और मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए गिफ्ट लेकर आई हो, तैयार रखना। इसने इसे काका की बर्थडे याद करवाई थी। हालाँकि इसे याद थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वक़्त ही इसके ज़हन से निकल गई थी। जी, मैं इसके लिए गिफ्ट लाई थी। वो हल्की-सी आवाज़ में बोली थी, जबकि इसके सर दबाने की वजह से मिलने वाले सुकून ने इसे आँखें बंद करने पर मजबूर कर दिया था। वो नींद में कब उतरी थी, इसे खुद भी पता नहीं चला था। हाँ, लेकिन नींद में उतरते हुए इसे अपने बालों में बज़म की उँगलियों का लम्स महसूस होता रहा था, जो इसे अनजाना-सा सुकून दे रहा था। वो इस सुकून से इनकार नहीं कर सकती थी। बज़म ने इसे गहरी नींद में उतरते देखकर निगाह साइड टेबल पर पड़ी इसके फ़ोन पर डाली थी। ये मोबाइल तकरीबन 1 हफ़्ते पहले इसने खुद अपने हाथों से यहाँ रखा था। इसे लगा था कि नूरम खुद ही अपना फ़ोन ले लेगी, लेकिन ना तो इसने फ़ोन उठाया था और ना ही इसे इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि फ़ोन ऑफ पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे नूरम को अब इस फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है, या वो जानती ही नहीं है ये फ़ोन इसका है। ना तो इसने कभी नूरम को अपने किसी दोस्त से बात करते देखा था और ना ही अपने बाबा से। हालाँकि इसके पापा का 2-3 दफ़ा फ़ोन आया था, लेकिन इसने बाहर का नंबर देकर फ़ोन अटेंड ही नहीं किया था। बाद में वही नंबर इसने नूरम के मोबाइल में सेव देखा था। नूरम अपने पापा से बात क्यों नहीं कर देती? ये सवाल इसके दिमाग में ज़रूर आता था, जिसका जवाब वो जानना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल तो नूरम के साथ वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश में था। फाइनली आपने कमरे में तशरीफ़ रख ही दिया। असीर को अंदर आते देखकर वो तंज़िया लहजे में बोला था, नहीं मैं नहीं आती हूँ, अभी तो सिर्फ़ मेहमान वगैरह गए हैं, मैं तो चेंज करने के लिए आई हूँ, फिर काका का बर्थडे विश करने भी जाना है। बेचारी इतनी ज़्यादा थक गई थी, अब तक तो सो भी चुकी होगी। उफ़! दुल्हन बनना कितना मुश्किल है। एक ही पोज़ीशन में बैठ-बैठ कर कमर भी अकड़-कर तख्ता बन जाती है। नायरा जागी हुई है, लेकिन वो भी थक गई है। वो तो चेंज करके भी आ गई है। सब लोग बाहर काका को बर्थडे विश करने के लिए बैठे हैं। तकरीबन 15 मिनट में इसकी बर्थडे है ना, सबको सरप्राइज़ करने जाने वाले हैं। जाने इसका दूल्हा कहाँ है? मेरा मतलब है सिर्फ़ ये अरमान अका ही नहीं है बाहिर। इनको भी तो होना चाहिए था ना। आखिर काका इनकी दुल्हन है, इनको भी सबके साथ विश करने चलना चाहिए था ना। ख़ैर हो सकता है दूल्हा-दुल्हन के रूल्स के मुताबिक इन दोनों का आमना-सामना मना हो। वो इसे कहते हुए बैग से अपने कपड़े निकालने लगी थी। ये बैग थोड़ी देर पहले ही अरबाज़ लेकर आया था, जो शकीला ने हवेली से पैक करके भेजा था। इस बैग के अलावा रैप्टो का घर भी था, जिसमें इस वक़्त वो आराम कर रहा था। टेंशन ख़त्म होते ही शाबिर इस कमरे में आ गया था और अब वो चेंज करके आराम से बेड पर बैठा हुआ था। वैसे शाह साईं, ये कमरा आपको कैसा लगा? वो चेंज करके बाहर निकलते शीशे के सामने आते अपना मेकअप साफ़ करने लगी थी। कैसा लगेगा, मेरा ही कमरा है, वैसा ही है जैसे पहला होता था। कुछ ख़ास चीज़ें नहीं आई हैं, बस तब ये बच्चे का कमरा था, अब एक शादीशुदा जोड़े का है। वो कंधे उचकाकर बोला था। इस कमरे में रहना इसके लिए कोई नई बात नहीं थी, जबकि आसिर ये बात सुनकर हैरान हुई थी। हैं, क्या मतलब आपकी बात का? आप यहाँ रहते भी थे? इसने हैरानगी से इसकी तरफ देखा था, जबकि हाथ तेज़ी से फेस पर मेकअप साफ करने के लिए चल रहे थे। मैं बचपन में यहीं पर रहता था, मेरा बच्चा यही मेरा कमरा था, बस कमरे की सेटिंग ही चेंज हुई है। मैंने अपनी ज़िंदगी के शुरू के 8-10 साल यहीं पर गुज़ारे हैं, इसी कमरे में। वो रिलैक्स होकर बता रहा था। तो फिर आप ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि आप पहले भी यहाँ पर रहते थे? मुझे तो लग रहा था कि आप मेरे लिए यहाँ पर रह रहे हैं। वो मायूसी से बोली थी। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ रह रहा हूँ मेरी जान, वरना ये घर, ये कमरा मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। तुम जाओ, काका को विश करके आ जाओ। वैसे प्यार से जवाब देता आंखें बंद कर गया था। आप भी साथ चले ना, अगर आप यहाँ सोओगे तो मुझे डर लगेगा। बाद में अकेले वो उसके पास आते हुए कहने लगी थी, जब से शकीला की जिन वाली कहानियां सुनी थी, अब तो शाबिर अगर कमरे में सो रहा होता तो इसे यही लग रहा होता कि
कि कहीं न कहीं से कोई न कोई जिन इसे देख रहा है। रात को अगर इसे वॉशरूम जाना पड़ जाता तो भी शाबिर को जगाकर ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाती थी। इसे दरवाजे पर रोककर खुद वॉशरूम यूज़ करती और फिर बेड पर इसके सीने में घुसकर सोती थी। यकीन था कि जिन हर जगह पहुँच सकता है सिवाय शाबिर के हिसार के, और वैसे भी सबसे बड़ा जिन तो शाबिर शाह खुद था। इस बात को वो कबूल भी करती थी। ये अलग बात थी कि इसका सुकून भी इसी जिन की पनाहों में था। नहीं सोऊँगा मैं जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। वैसे भी इस जगह रहने की आदत नहीं रही। मुमकिन है नींद मुश्किल से ही आएगी। जाओ तुम काका को विश करके आ जाओ, मैं जागता रहूँगा, वो यकीन दिला रहा था। प्लीज़ आप जागते रहिएगा, मैं बस अभी आ जाती हूँ। सोना मत पका का पका, बस 15 मिनट, इसकी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी। मैं बस इसे विश करूँगी, गिफ्ट दूँगी और आ जाऊँगी वापस आपके पास। वैसे यकीन दिला रही थी कि इसके काम में देरी नहीं होगी, जबकि शाबिर हल्का सा मुस्कुराता हाँ में सर हिलाकर सीधा हो गया था। ऐसे नहीं, आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करें जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। मैं नहीं चाहती मेरे आने तक आप बोर हो जाएँ। वो साइड पर पड़ा इसका मोबाइल उठाकर इसके हाथ में पकड़ा चुकी थी। हालाँकि इसने कह दिया था कि वो नहीं सोएगा, तो मतलब साफ था कि वो नहीं सोएगा, लेकिन फिर भी जिनका सवाल था, वो रिस्क क्यों लेती? ओके मेरा बच्चा, जब तक तुम वापस आती हो मैं तब तक ये फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, जल्दी आना। तुम्हें पता है ना, इस वक़्त मुझे फ़ोन से कहीं ज़्यादा अपनी बीवी में दिलचस्पी महसूस होती है। वो नरमी से इसका गाल से हिलाकर बोला था। वो फ़ौरन ही हल्का सा मुस्कुराती रूम से निकल गई थी, जबकि इसके डर पर वो नफ़ी में सर हिलाता फ़िज़ूल में फ़ोन पर स्क्रॉल करने लगा था। इस वक्त उसे सच में मोबाइल फ़ोन में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। ये वक्त वो अपनी बीवी के साथ गुजारना ही पसंद करता था, क्योंकि इसकी बीवी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। इसकी मस्ती मज़ाक में वक्त कैसे गुजरता था पता भी नहीं चलता था। अब तो शाबिर को इसकी आदत लग चुकी थी। ये आदत इसे बहुत अज़ीज़ भी थी। काका कमरे में आते ही कपड़े चेंज किए बगैर ही बिस्तर पर ढेर हो गई थी। इरादा थोड़ी देर के बाद चेंज करने का था, लेकिन नींद ने ऐसा इसे अपने हिसार में लिया था कि वह बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में उतर गई थी। आंख तो इसकी खुद पर महसूस होती गर्म सांसों की आंख से खुली थी। इसने अंधेरे में खुद पर झुके इंसान को देखना चाहा था। पहचानने की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत न पड़ी थी। क्लोन की सख्त खुशबू ही से एक लम्हे में बता गई थी कि वो कौन था। मान आका, इसकी मूंछों की चुभन अपने गालों पर महसूस करते इसने अपनी जुबान को दांतों तले दबाया था। हाँ मान, तुम्हारा मान। हैप्पी बर्थडे हवाइश, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और इस साल के साथ हमारी नई जिंदगी भी। मुझे कल रात का बेकरारी से इंतजार है। मुझे यकीन है आने वाली हर रात हमारे लिए खूबसूरत रात होगी। मैं अपनी मोहब्बतों की इब्तदा करूंगा। कल से तुम मेरी मोहब्बत के हिसार में रहोगी। आज तुम्हारी सालगिरह है, सब लोग तुम्हें बाहर विश करने के लिए तैयार हैं। मुझे भी कह रहे थे कि चलो हम चलकर काका को विश करते हैं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी और तुम्हारी मुलाकात तो स्पेशल होनी चाहिए ना। हर साल की तरह तुम्हें सबसे पहले मैंने विश किया है, तो इस पर ऐसे कैसे मुमकिन है कि किसी और को करने दूं? हर साल तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें सबसे पहला तोहफा मैंने दिया था, तो तुम्हारे इस सालगिरह पर भी कैसे पीछे रहता, जिस सालगिरह ने तुम्हें मेरा बना दिया। वो सरगोशी नुमा आवाज में कहता अपने ठंडे हाथों से इसकी गर्दन को छू रहा था। काका ने महसूस किया कि बस किच पहना रहा था। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और ये तुम्हारी सालगिरह का पहला तोहफा, शादी का तोहफा तो तुम्हें कल दूंगा। फिलहाल ये सालगिरह का तोहफा कबूल करो, और अपना गिफ्ट बैग भी मैं खुद ही ले लूंगा। वो नरमी से कहता इसके लब्बों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। काका की तो सांसें थमने लगी थी। इसके साथ क्या हो रहा था ये समझने के लिए इसे वक्त की जरूरत थी, जो देने को यरमान तैयार नहीं था। इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई तो हाथ बेसाख्ता इसके गर्दन पर आ ठहरा था, जबकि अपने लबों पर इसके लबों की तेज गिरफ्त महसूस करती वो अपनी सांसें रोक गई थी। मैं नहीं चाहता ये सालगिरह तुम्हारे लिए कैसी है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी ये सालगिरह बहुत अहमियत रखती है। अगले साल तुम्हारी सालगिरह के साथ साथ हम अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे। मैं तुम्हें हर साल इस दिन दो तोहफे दिया करूंगा। वो सरगोशी नुमा आवाज में से बातें करते इसके चेहरे के सारे नकुश को अपने लबों से महसूस कर रहा था। जब दरवाजे पर हल्की से दस्तक हुई, वो दरवाजा लाकर के हरगिज नहीं आई थी। यकीनन इसने ही दरवाजा लॉक किया था। दस्तक पर वो घबराकर दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। रिलैक्स मेरी जान, दरवाजा बंद है। यकीनन वो सब लोग तुम्हें विश करने के लिए आए हैं, लेकिन मुझसे पहले भला ऐसे कैसे मुमकिन था? पूरे 12 बजे तो तुम्हें तुम्हारे मान नहीं विश कर सक पूरे 12 बजे तक तो मैं तुम्हारा मान ही विश कर सकता है ना। बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया। ये सालगिरह ना अपने घर वालों के साथ मना लो। आने वाली हर सालगिरह तुम्हारे लिए यादगार होगी। वो एक वापस से नरमी से इसके चेहरे के सारे नकुश को चूमते हुए इसके करीब से उठता खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया था। दोबारा दस्तक होने पर वो फौरन से बेड से उठकर दरवाजे पर आती दरवाजा खोल गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काका, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो सारे गुनगुनाते हुए इसे विश कर रहे थे। माँ बेगम के हाथ में केक था, जबकि साथ ही बारी बारी से मिलने लगे। इन सबको इस तरह से अपने सामने देखकर वो बहुत खुश थी, जबकि आसिर के हाथ में बड़ा सा टेडी देखकर तो वो चीखते हुए आसिर के साथ साथ टेडी पर को भी अपने साथ लगा चुकी थी। थैंक यू सो मच, आप सब लोग कितने अच्छे हैं। वो सबसे मिलते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रही थी, जब नायरा की बेसाख्ता नजर के गले में मौजूद लॉकेट पर गई थी। वाह, ये तुम्हें यरमान अक्का ने दिया है ना, कितना खूबसूरत नाम लिखा है। वो उसका पेंडेंट हाथ में लेकर कहने लगी, काका ने अब की दफा पहली निगाह इस पेंडेंट पर डाली थी, और फिर दूसरी नजर न उठा सकी। इसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि यरमान के दिए हुए गिफ्ट में इसका नाम शामिल होगा। अरे हम तो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि सबसे पहले अपनी काका को विश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक कोई और
यहाँ तो कोई और हमसे पहले विश कर गया था, केक भी काट गया है या फिर से विश किया है। मोमरेश ने शरारती अंदाज में पूछा तो भारत ने इसके कंधे पर थप्पड़ लगाकर काका को थाम कर अपने सीने से लगाया था। इसे खुशी हो रही थी ये सोचकर कि इसकी बहन यरमान के साथ एडजस्ट हो रही थी। इन सब के लिए इतना ही काफी था कि वो यरमान के साथ अपने रिश्ते को कबूल कर रही थी। आप सब कितने अच्छे हो, आई लव यू। आप सब ने मुझे गिफ्ट दिए और कितने मजे का केक भी खिलाया, लेकिन क्या आप लोग कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे? वो केक खाते हुए इन सबसे सवाल कर रही थी। काका मेरा बच्चा, कल तो शादी है ना, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा? हम तुम्हारी बर्थडे कुछ दिन के बाद सेलिब्रेट कर लेंगे। भारत ने मेरे प्यार से समझाया था, एक हफ्ते के बाद फिर भूल मत जाइएगा। और हाँ, एक हफ्ते के बाद बर्थडे होगा तो गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे। ये या यही पुराने। इसने केक का बड़ा सा बाइट देते हुए अगला सवाल किया तो बड़े अब्बा की हंसी निकल गई थी। बस कच्चा काका पटाखा कितनी लालची है, मेरा लालची बिल्ला। सब तुम्हारे लिए नए गिफ्ट्स लेकर आएंगे। बस फिर ठीक है, वो जोर से बोली थी जबकि मोमरेश इसकी प्लेट से केक खा रहा था और वो किसी भी तरीके से अपनी प्लेट से इसकी पहुंच से दूर करना चाहती थी। क्या है यार ये मेरा क्या है यार ये मेरा था भूख करके ही के। इसकी प्लेट दूर करने पर वो एक ही बाइट में पूरा केक अपने मुंह में डालता इसकी प्लेट खाली कर गया था, जिस पर वो पैर पटक कर रह गई थी। जब बद चुप बदतमीज कहीं के चुप बदतमीज कहीं की, बड़े भाई को इस तरह से बोलते हैं? अब तो कोई बच्ची नहीं है। काका बेटा, आप तो एक शादीशुदा औरत है। एक शादीशुदा औरत इस तरह से भाइयों से लड़ती झगड़ती नहीं है। हाँ, शादीशुदा ना हो क्या बंदा रोबोट बन गया कि कुछ कर ही नहीं सकता? वो गुस्से से घूर कर बोली थी। यार बंदे शादी के बाद रोबोट ही तो बन जाता है ना, पता नहीं लड़कियों को क्या हो जाता है। अब नूरम को ही देख लो, शादी से पहले किस तरह से हर वक्त चेक 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 करती रहती थी। आप देखो इसकी आवाज कभी निकलती है? मैंने तो इसे मुस्कुराते हुए भी कभी नहीं देखा। अब भी देखो कैसे खामोश बैठी है, जैसे यहाँ मौजूद ही ना हो। मुझे समझ नहीं आता ये कुछ बोलती क्यों नहीं है। मोमरेश ने अचानक ही ध्यान नूरम की तरफ दिलाया था, जो बज़म के बिल्कुल साथ खामोशी से बैठी हुई थी। इसके बारे में इस तरह से बात की जाएगी इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाँ, लेकिन सबका ध्यान इसी की तरफ जरूर चला गया था। बड़ेपन ने एक नजर की तरफ देखा तब वो अजीब सी कशमकश का शिकार सर झुका गई थी, जबकि सभी की नजर बारी बारी खुद पर महसूस करती इसने। अरे यार, क्यों बच्ची को कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग? नूरम अभी जस्ट नहीं हुई, लेकिन मैं पूरी तरह से जस्ट हो गया हूँ। काका और मेरी मिसाल ले लो, रूहा ने अचानक बीच में कूदते हुए कहा था, जिस पर सभी मुस्कुरा दिए थे। हाँ, रुखा की मिसाल तो ली जा सकती। जिस तरीके से बस घर में एडजस्ट हुई थी, सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो सिर्फ खुद एडजस्ट नहीं हुई थी बल्कि इसने मुजावर को भी कर दिया था। शाम को जल्दी घर आने का कहते हुए वो इसके 1 मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं करती थी। शाम 5 बजे मुजावर ने सबके साथ चाय पीनी होती थी। हालांकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। किसी जमाने में वो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन अब इसके कपड़े जूते तक रूहा की मर्जी के होते थे। बल्कि अब तो वो पूरा का पूरा रूहा की मर्जी के मुताबिक ही ढल चुका था। ना जाने कौन सी औरतें होती हैं जो अपने मियाँ की पसंद के मुताबिक ढलती हैं। यहाँ तो रूहा ने मुजावर को अपनी पसंद के मुताबिक कर दिया था। इसने गैर महसूस अंदाज में मुजावर को सब घर वालों के करीब किया था। पर अब्बा ने एक दिन मुजावर के आने से पहले कह दिया कि देखो अब तो मुजावर भी हमारे साथ बैठने लगा है, जिस पर रूहा ने कह दिया था कि इसके सामने ये बात नहीं करनी वरना बच्चा बिगड़ जाएगा। और बड़े अब्बा तो पूरी तरह से रूहा की हर बात पर सरहम कर देते थे। अरे तुमसे तो मैं क्लासेस लूंगी, जिस तरह तुमने मुजावर को कंट्रोल किया है, मुझे सच में तुमसे क्लासेस लेने की जरूरत है। इससे पहले कि काका कुछ भी कहती, अचानक नायरा ने कहा था, जरूरत ही नहीं है तुम्हें किसी भी तरह की क्लासेस लेने की, तुम्हारा वाला पहले ही कंट्रोल होने को बेकरार है। रुखा फौरन बोली तो नायरा की खिलाकर हंसी थी, जबकि इसके हंसने पर मोमरेश सर खुजाकर रह गया था। अरे यार, मस्ती मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं नूरम को लेकर सच में अब परेशान हो गई हूँ। ये बोलती क्यों नहीं है, ना किसी से बात करती है ना किसी को हाय हेलो करती है। जब नई नई आई थी तब तो कितनी बातें करती थी ये। काका ने फिर से सबका ध्यान नूरम की तरफ दिलाया तो इसने नफी में सर हिलाया था। मेरी बेटी को तंग मत करो तुम लोग, वो बातें करती है, मुझसे बोलती है, मुझे अपनी बातें बताती है, वो तुम लोगों की नहीं मेरी दोस्त है। मरियम्मा ने इसको देखते हुए कहा था। अच्छा, इसीलिए तो ये आपकी फेवरेट भी है। मैं भी कहूँ हमसे तो इतने लाड नहीं होते जितने अपनी बहू रानी से होते हैं आपके। काका, इनकी अच्छी बहू बनने की जरूरत नहीं है, इनकी लाडली नूरम है, तुम नहीं। इसने फौरन कहा था। चुप कर जाओ नायरा, बहुत बोलने लगी हो तुम। मेरी दोनों बहुएं मेरी लिए बहुत लाडली हैं। मैं तो दोनों के लाड उठाऊंगी। परिम्मा फौरन काका के करीब आती इसे थाम कर अपने साथ लगा गई थी, जबकि वो भी मुस्कुराते हुए इसके साथ लग गई थी। वो पीछे को होती नूरम की गिद अपनी बाजू फैला गई थी। नूरम भाभी यार, आप भी मुस्कुरा लिया करो, यकीन मानो बहुत प्यारी लगोगी। मुस्कुराते हुए आपकी दफा मोमरेश ने इसे देखते हुए कहा था। इसे तंग मत करो, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ काका को विश करने के लिए आई है। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। माँ बेगम ने मोमरेश को टोकते हुए से कहा था। वो फौरन ही उठ गई थी, जबकि वक्त का एहसास होते ही असीर भी फौरन उठी। अरे लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? हम इंजॉय करेंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। काका ने इसका बाजू थामा था। अरे नहीं नहीं, मुझे अपने कमरे में जाना है, शायद सो जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? वो परेशानी से बोली थी। शाह के सोने से तुम्हें भला क्या मसला है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाते हैं। अगर वो लोरी नहीं सुनाएगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। बैठ जाओ आराम से, थोड़ी देर के बाद चली जाना। अभी तो हमने खूब अभी तो हमने खूब मस्तियां करनी है। रूहा इसे देखते हुए कहने लगी तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। अरे नहीं नहीं, तुम लोग नहीं जानते, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं शाह साईं को जगा के आई हूँ, अगर वो सो गई तो जिन आ जाएगा। और ये वाला जिन तो बहुत खतरनाक है, अगर शाह साईं सो रहे हूँ तो हर तरफ नजर आता है मुझे। मुझे जाना है। शाह साईं ने मुझसे वादा किया था कि मैं जब तक नहीं आती वो नहीं सोएंगे। अगर इन्हें भी नींद आ रही होगी, मेरी तरफ से गुड नाइट। मुझे सुबह सुबह जागना है, फिर तैयारी भी तो करनी है, आखिर तुम दोनों की शादी है। वो इन्हें समझाते हुए मना चुकी थी जाने के लिए, वरना काका
वरना काका का तो कोई इरादा नहीं था इसे जाने देने का। अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन ये जिन वाला किस्सा क्या है ये तो बताकर जाओ। रूहा ने इसे देखते हुए सवाल किया। तो इसका तो आज यहाँ से उठने का खैर कोई इरादा नहीं था। वो नायरा और काका के साथ खूब रात को पार्टी करने का इरादा रखती थी। वो शकीला है ना, इसने बताया कि इसकी दौर की मामू की बेटी को जिन है, वो बहुत खूबसूरत है। इसीलिए शकीला कह रही थी कि मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, मुझ पर भी कोई भी आशिक हो सकता है। और इसे लगता है कि हमारे घर में कोई जिन है और मुझे तो सिर्फ मेरे शाह साईं ही जिन से बचा सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए शाह साईं से बड़ा और कोई जिन नहीं है। इसीलिए मुझे जाना है, गुड नाइट, कल मिलूंगी। वो कहकर फौरन कमरे से बाहर निकल गई थी। इसे यहाँ बैठे बैठे तकरीबन पौना घंटा हो चुका है और अब तक पौना घंटा हो चुका था। अब तक तो शाह सो भी चुका होगा। वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल होती सीधी बेड की तरफ आई थी। शाह साईं आप सो तो नहीं गए ना, जाग रहे हैं ना? वो बेड पर बिल्कुल इसके साथ जुड़कर लेटते हुए इसके सीने में मुंह छुपा चुकी थी, जबकि शाबी ने फौरन इसके गिद्ध अपने हिसाब बनाते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया था। सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई ना, बातों में पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। आपने बहुत इंतजार किया ना मेरा, नींद आ गई थी ना आपको? वो इसके सीने से चेहरा निकालते इसे बातें करने लगी। तो शाबिर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। अब यकीनन इसने इसे तब तक नहीं सोने देना था जब तक इसे नींद ना आ जाती, क्योंकि इसे इस बात का भी डर था कि कहीं वो इससे पहले सो गया तो जिन आ जाएगा। थोड़ी सी नींद आई थी, लेकिन मैंने नींद से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वापस चली जाओ, मेरी बीवी कमरे में नहीं है और अगर मैं सो गया तो जिन आ जाएगा, वो मेरा मासूम सा बच्चा डर जाएगा। बस नींद ने मेरी इल्तिजाएं मान ली और वापस चली गई। मतलब आप नींद से भी बातें कर लेते हैं। वो शायद खुद भी नींद में उतर रही थी, तब भी इसकी बात को सच समझते हुए हैरत का इजहार करने लगी, जबकि इसकी फजूल सी बात पर मुस्कुराता हुआ इसे मजीद खुद में बेच गया था। हाँ ना, अपनी बीवी के लिए थोड़ी बहुत कर ही लेता हूँ, वरना पिछले 1 डेढ़ महीने से तो नींद मुझ पर जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान है। बड़ी मुश्किल से भगाया है इस नींद बीबी को। इसे समझाना बड़ा मुश्किल है कि मेरी बीवी को किसी जिन से डर लगता है। खैर मैं जाग रहा हूँ, तुम सो जाओ। जब तक तुम गहरी नींद नहीं उतरती तब तक नींद को अपने पास नहीं भटकने दूंगा। इसके गाल को शिद्दत से चूमते हुए वो जैसे इससे वादा कर रहा था। आप बहुत अच्छे हैं, मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं आपको बहुत सारा प्यार करूं। वो नींद में बोलती शाबिर की नींद को बड़ा सख्त किस्म का झटका दे गई थी। तो फिर करती क्यों नहीं? वह बेसाख्ता इसे सवाल करने लगा था। करती हूँ, मगर थोड़ा थोड़ा करती हूँ। ज्यादा प्यार करने से आप बिगड़ गए तो मैं आपको बिगाड़ने का रिस्क नहीं ले सकती। अब फिर रूहा कहती है ना, शोर को कंट्रोल में रखना चाहिए, मैं आपको कंट्रोल में रखूंगी। बस के सीने में मजीद घुसते हुए बोलते शाबिर को अपनी बहन पर बेसाख्ता गुस्सा आया था। हम कल यहाँ से वापस चलेंगे। असी रूहा इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें इसके पास छोड़ सकूं। वैसे तो शकीला भी एक नंबर की फजूल औरत है, लेकिन कम से कम वो रूहा से बेहतर है। बस के माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने में छुपाते बोला, जबकि असीर की तरफ से कोई जवाब ना पाता जबकि असीर की तरफ से कोई जवाब ना मिला था, बल्कि अपने सीने पर से असीर की गर्म सांसें महसूस हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अखराज शाह है। मैं सदाम का दोस्त हूँ। आप यकीनन मुझे जानते ही होंगे। मुझे सदाम के भाई से मुलाकात करनी है। वो अंदर है। इसने सामने खड़े आदमी को देखकर सवाल किया था। ये आदमी बिल्कुल अनजान लग रहा था। इसने आज से पहले इस इंसान को कभी नहीं देखा था। वो आर्मी वाला जो शहीद हो गया था, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं ना? इसी का नाम सदाम था। यहाँ इसकी बीवी और वो रहते थे, दोनों का एक बच्चा भी था। बड़ा दुख हुआ, इसका भाई घर बेच गया है। सदाम के शहीद होने के तकरीबन 10 दिन के बाद ही इसके वालिद का भी इंतकाल हो गया था ना, तो वो यहाँ से घर बेचकर लाहौर चला गया। इसके भाई का घर था ये। कहता है भाई नहीं रहा तो इस घर का क्या करूंगा, और फिर इसका घर यहाँ आना जाना भी कम ही था। वो तफसील से बता रहा था, जबकि अखराज तो हैरान रह गया था ये सुनकर कि सदाम के भाई ने सदाम का घर बेच डाला था। ये घर इसने कितनी मोहब्बत और मेहनत से बनवाया था, कितना खुश था ये वो घर खरीद कर। अभी तकरीबन 5 महीने पहले ही तो इसका घर को खरीदा था अपने बीवी बच्चों को एक मजबूत छत देने के लिए, और इसके भाई ने ये घर ही बेच डाला। और सदाम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। ये बात भी इसके लिए किसी झटके से कम नहीं थी। क्या आप मुझे सदाम के भाई का एड्रेस वगैरह दे सकते हैं? वो कहाँ पर रहते हैं, लाहौर किस जगह पर इनका घर वगैरह है, या कोई मोबाइल नंबर? वो मजीद सवाल जवाब करने लगा था। सदाम के भाई का जो नंबर अखराज के पास था, अब वो नंबर लगता ही नहीं था। और परी जिस तरह से मूसा के लिए परेशान हो रही थी, वो चाहता था कि वो एक दफा इसे मूसा से मिलवा दे। नहीं, मुझे एड्रेस वगैरह तो नहीं पता, हाँ लेकिन शायद नंबर होगा मेरे पास। कभी जरूरत नहीं पड़ी। मकान के कागजात जल्द ही नाम हो गए थे, कोई मसला नहीं बना, इसलिए फोन वगैरह करते एक दूसरे को। लेकिन नंबर वगैरह मेरे पास है, मैं देता हूँ आपको नंबर। वो आदमी अपने मोबाइल फोन निकालते हुए अखराज को नंबर लिखवाने लगा था, जबकि वो नंबर लिखकर फौरन ही वहां से निकल आया था। वो घर अब सदाम का नहीं था। वो यहाँ जाकर क्या ही करता। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं वहीद से बात कर रहा हूँ? अखराज ने अपनी गाड़ी में आते ही इसी नंबर पर कॉल की थी। वालेकुम सलाम जी, मैं वहीद बात कर रहा हूँ। आप कौन हैं? दूसरी तरफ से इसे फौरन ही जवाब के साथ सवाल मसूल हुआ था। वहीद में सदाम का दोस्त हूँ अखराज, इसके साथ आर्मी में था। वो दरअसल ना मुझे मूसा के बारे में पूछना था कि वो कैसा है, इसकी तबीयत कैसी है। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा सदमा मिला है इसे, और फिर तुम्हारे वालिद साहब के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अखराज ने बात शुरू की थी।
हाँ, वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। सद्दाम की शहादत की रस्म ही दिन बेचारे अपने बेटे की मौत को कबूल नहीं कर पाए। बाकी मास बाकी मूसा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, खुशबाश है, बच्चों के साथ खेल रहा है। वो फॉर्मल से अंदाज में जवाब देने लगा था। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम कहाँ होते हो? क्या तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हो? लाहौर में मेरी भाभी हैं। वो मूसा के साथ काफ़ी अटैच हो गई थी। वो एक दफ़ा मूसा से मिलना चाहती हैं। वो फ़ौरन असल मुद्दे पर आया था। माफ़ करना खरास, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मूसा किसी भी ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ वो अटैच था। अभी मूसा के वालिदैन को दुनिया से गए वक्त ही कितना हुआ है, और फिर अब इसके दादा भी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए मूसा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी बीवी और बच्चे मूसा के साथ एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन मूसा को सब कुछ बुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसे नॉर्मल होने तो मैं चाहता हूँ कि वो हमें ही अपना वालिदैन समझना शुरू कर दे। आखिर वो मेरे भाई का बच्चा है, मेरे लिए बहुत अजीज है। मैं नहीं चाह रहा कि इसे बाहर के लोगों को आकर संभाले। मैं नहीं चाहता कि वो किसी से भी मिले, ना तो तुम्हारी भाभी से और ना ही तुम्हारे भाई से। तुम्हारे भाई ने मुझे काफी तंग किया है पिछले दिनों, लेकिन इसे भी समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे को लेकर कुछ और सोचते हैं। मैं नहीं चाहता कि मूसा किसी से मिले, जैसा है इसे वैसा ही रहने दो। खुदा हाफिज। इसने कहते हुए अचानक ही फोन बंद कर दिया था। जबकि हरास ने हैरत से फोन को देखा था। वो बस एक छोटी सी मुलाकात की बात कर रहा था, और वो छोटा सा बच्चा वाला क्या ही इस तरह की बातें समझ सकता था। वो तो बस एक सरसरी सी मुलाकात करवाना चाहता था ताकि अपनी रिलैक्स हो सके। लेकिन इन लोगों का रवैया ही इतना अजीब था कि हद नहीं। परी भाभी से बात करता हूँ, इन्हें बताता हूँ कि ये लोग इस काबिल है ही नहीं कि इनसे बात की जाए। ऐसे लोगों के तो खुद ही मुंह नहीं लगना चाहिए। परी भाभी भी मूसा को लेकर जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो रही हैं। मुझे अरताश भाई से बात करनी चाहिए इस बारे में, वही परी भाभी को समझाएंगे। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए वापस घर की तरफ जाने लगा था। यार ये दूल्हा बनना क्या इतना मुश्किल होता है? ये क्या कर रहे हो भाई? मुझे ये करीमें नहीं लगवानी। वो उसके कहने पर इसके साथ आ तो गया था, लेकिन यहाँ इसने अपने चेहरे पर कुछ भी लगवाने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नहीं बनना था दूल्हा। वो जैसा था वैसा ही ठीक था। ये लोग न जाने कौन कौन सी करीमें इसके चेहरे पर मल रहे थे। और भाई तो दूल्हा है और दूल्हे अच्छे से तैयार होता है। देख मैंने भी कुछ देख मैंने भी कभी ये सब कुछ नहीं करवाया था, लेकिन मैं करवा रहा हूँ ना, क्योंकि दुल्हन के मुकाबले पर उतरना है, और दुल्हन के मुकाबले पर यूं ही नहीं उतरा जाता, बड़ी मेहनत लगती है। इन्हें भी इसी तरह से तैयार किया जा रहा है। इधर हाथ पर क्या हुआ? पट्टी क्यों है? चोट लगी थी क्या? मोमरेश इसका ध्यान अचानक इसके हाथ पे लेकर गया था जहां इसने पट्टी बांधी हुई थी। हाँ यार, वो कल रात काका के कमरे में इसको बर्थडे वो कुछ बोलते बोलते अचानक रुक गया था। मोमरेश के साथ इसकी ऐसी दोस्ती थी कि कभी कभार वो भूल ही जाता था कि वो काका का सगा भाई है। मुझे पहले से ही शक था कि तो सबसे पहले से मुझे पहले से ही शक था कि तो सबसे पहले से विश करेगा, और फिर काका की गर्दन में वो लॉकेट भी देख लिया था। मैंने तो मैंने तो विश नहीं किया। लॉकेट? कौन सा लॉकेट? मैंने तो किसी लॉकेट के बारे में नहीं जानता। वो फौरन बोला था। वैसे हरगिज नहीं बताना चाहता था कि वो आधी रात को काका के कमरे से होकर आया है। वही लॉकेट जो तूने कल रात काका को गिफ्ट किया है। मेरी जान, इतना मासूम नहीं बनते। तेरी शक्ल से ही मासूमियत से मेल नहीं खाती। अब बातें मत बना, दूल्हा बनने की तैयारी कर। बड़े बाबा का हुक्म था कि दोपहर 1 बजे हम लोग बारात लेकर निकलेंगे, तो इससे पहले पहले दूल्हा बनकर हवेली पहुंच जाए। इसने बड़े बाबा का हुक्म याद करवाया था, जिस पर इसने सामने खड़े आदमी को देखा जो हाथ में न जाने कौन कौन सी क्रीमें लगी इसे तैयार करने को तैयार खड़ा था। चल भाई फिर हो जा शुरू। देख वैसे मुझे इन सब क्रीमों की जरूरत नहीं। निकाह हो चुका है, दुल्हन के इनकार के चांसेस ही नहीं है, इसलिए मेरे चेहरे पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसने सामने खड़े लड़के से कहा जो हल्का सा मुस्कुराता हाँ में सर हिलाता अपना काम स्टार्ट कर गया था। उठ जाओ बेगम, तुम्हें बुला रही हैं। वो लड़की आई है तैयार करने के लिए, पार्लर वाली। सब तैयार हो चुके हैं, सिर्फ तुम रह गई हो। देखो कितना टाइम हो गया है, 11:30 बज चुके हैं। वो अभी इस पर झुका बेहद नरमी से जगा रहा था। रात को काका रात को काका के कमरे से इसकी काफी देर से वापसी हुई थी। फिर वापस आने के बाद इसे नींद ही नहीं आ रही थी। नींद का इंतजार करते करते फजर की अजानें शुरू हो गई, लेकिन नींद तो जैसे इससे रूठ बैठी थी। फजर की नमाज अदा करने के बाद वो वापस बेड पर आकर सोई थी, तो न जाने कितनी ही देर से फिर से नींद का इंतजार करना पड़ा था। कब नींद में उतरी थी इसे खुद भी नहीं पता चला था, लेकिन अब इसे वक्त का एहसास इसे पूरी तरह से बौखला कर रख गया था। इतना ज्यादा वक्त हो चुका था, इसे अंदाजा नहीं था। 1 बजे तो बारात आनी थी। वो जल्दी से बच्चे उठने लगी तो अचानक ही सर चकराया था। इससे पहले कि वो गिरती बजम ने इसे अपने सहारे थाम लिया था। रिलैक्स हो जाओ, इतनी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे बता दिया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सब लोग जानते हैं रात को भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। किसी को भी तुम्हारी देर से उठने पर कोई मसला नहीं था। आराम से उठो, चेंज कर लो। बाकी तुम चेंज कर लो, मैं वो पार्लर वाली लड़की को यहीं इसी रूम में बुला लेता हूँ। काका के कमरे में इसकी कुछ सहेलियां भी आई हुई हैं, तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगी। वह नरमी से इसका गाल थपथपाता बोलता कमरे से निकल गया था, जबकि अपनी खराब तबीयत को लेकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी। कभी सर चकराता, कभी वोमिटिंग होने लगती। हालांकि इसकी खुराक भी अच्छी थी, और अब तो जैसे से पूरा यकीन भी होता कि इसकी तबीयत खराबी के पीछे कोई बड़ी वजह है, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी इस वजह को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। वो भारी भरकम लिबास चेंज करके बाहर निकली तो पार्लर वाली इसका इंतजार कर रही थी, जबकि बरसम भी वहीं सामने सोफे पर बैठा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर सामने कुर्सी पर बैठी तो पार्लर वाली ने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया था। नहीं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट ने जैसे ही मेकअप करना शुरू किया था, वो इसके सर पर आकर खड़ा हुआ था। वो उसके सर पर आकर खड़ा हो गया था। नूरम ने हैरत से इसे देखा था। सर ब्राइट ने कहा है कि इनकी लुक सेम इनकी भाभी और सिस्टर जैसी रखनी है। मैं अभी नीचे रिदा पर रुका और आसिर को तैयार करके आई हूँ। इनकी ड्रेस भी बिल्कुल इनकी जैसी ही है, तो
तो लुक भी सेम। मैंने कहा ना लाइट सा मेकअप करो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कपड़े तो वैसे ही हैं तो लुक वैसे ही आएगी। वैसे भी इसे किसी तरह के मेकअप की जरूरत नहीं है, वो बिना मेकअप के ही बहुत हसीन है। बजर ने गहरी निगाहों से इसका जायजा लेते हुए कहा। तो मेकअप आर्टिस्ट को इसकी ये बात बिल्कुल ठीक लगी थी। आप बिल्कुल सही कहते हैं, आपकी वाइफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इन्हें किसी तरह के आर्टिफिशियल लुक की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ अपना काम करने आई हूँ, जो मुझे करके जाना है। इसने जैसे अपनी मजबूरी बताई थी। हाँ बिल्कुल, आपको अपना काम कीजिए, मैं यही हूँ। अगर मुझे लगा कि आप कुछ मेरे मुताबिक नहीं कर रही तो मैं बता दूंगा। ओके सर, लेकिन इस काम में वक्त लगेगा, आप इतनी देर यहाँ रुक सकेंगे? इसने हैरत से पूछा था। नीचे से वो इतना तो जान ही चुकी थी कि वो कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि इस गांव का सरपंच है। मेरे पास अपनी बीबी के लिए वक्त ही वक्त है, आप आराम से अपना काम कीजिए, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। वो रिलैक्स से जवाब देता वहीं इसके सामने खड़ा हो गया था, जबकि मेकअप आर्टिस्ट हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने काम में मगन हो गई थी। इधर बारात की एंट्री हुई नहीं थी कि इधर की लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया गया। रूहा जीनत हर मामले में आगे हो रहे थे। आज इन लोगों का कोई इरादा नहीं था इन्हें बख्शने का, क्योंकि वो जानती थी ये वाला मौका बार बार नहीं आएगा। और फिर ये तो उनके खानदान की आखिरी शादी थी, इसके बाद तो किसी की शादी भी नहीं होनी थी। जो भी करना था इसी टाइम पर करना था। काका और नायरा ने इन दोनों को अपने पास बिठाकर 1 घंटे की क्लास दी थी कि किस तरह से दूल्हा मियाँ से पैसे निकलवाने हैं। और फिर आधे आधे पैसों की डील भी हो चुकी थी। इस काम के लिए इन लोगों ने रिदा को भी ऊपर कमरे में बुलाया था, लेकिन रिदा आई ही नहीं, जबकि नूरम आई थी। लेकिन बिल्कुल खामोशी बैठी इस बेचारी को वो फ्री में पैसे देने का इरादा रखते थे, क्योंकि इस मामले में वो निकम्मी थी, बल्कि ये कहना बेहतर रहेगा कि मामले में वो थी ही निकम्मी। इसीलिए इस पतास खाकर ही वाकई के मामला हल करने वाली थी। जबकि यासीन ने इनके आइडियाज के साथ साथ 2-4 अपने आइडियाज भी बीच में ऐड किए थे, जो इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले थे। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। आसिर के आइडिया सच में ही फायदेमंद साबित हुए थे, जबकि दूल्हे तो जैसे टूटने को तैयार बैठे थे, क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि आज इनकी जान खलासी नहीं होने वाली। इसलिए वो पहले ही जेबें भरकर आए हुए थे और लोगों की डिमांड भी पूरी कर रहे थे। दूध पिलाई की रस्म से लेकर दरवाजे से अंदर आने तक वो खूब लूट चुके थे। और अब आगे स्टेज पर की जगह पर कब से ये लड़कियां भी मजे से हाथ फैलाए हुई थी। दोनों दुल्हनें इस वक्त घूंघट में छुपी हुई थी, लेकिन बाहर होते लड़ाई झगड़ों को वो भरपूर एंजॉय कर रही थी। रूहा काफी अच्छे से लड़ रही थी, जबकि जीनत कहीं ना कहीं मार खा रही थी। इनकी क्लासेस कुछ हद तक फेल हो रही थी। जीनत के बच्चे ठीक से लौटो इन लोगों को। अब खानदान में अगली शादी कोई 25 साल के बाद आनी है। 25 साल तक करीब रहना है तुम हम लोगों ने। इसलिए बेहतर होगा कि आज जितना लूट सकती हो इतना लूट लो। नायरा ने जिनत का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचते हुए इसके कान में सरगोशी की थी, लेकिन सरगोशी इतनी भी मध्यम न थी कि कोई और सुन ना पाता। ममरज तो अपनी बेगम के अशात सुनकर अशश कर उठा था। बेगम, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा, तुम गरीब नहीं रहोगे। मुझ पर ये जुल्म मत करो। वो अपनी जेब से सारे पैसे दे चुका था, लेकिन फिर भी ये लोग सामने से हटने को तैयार ही नहीं थी। इसलिए अब वो सीधा साधा नायरा से मुखातब हुआ था, जो इन लोगों को पीछे से चाबी दे रही थी। ओ हेलो मिस्टर, पॉकेट मनी सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को देते हैं, कोई एहसान नहीं करोगे मुझ पर? रस्म के मुताबिक जो रकम बनती है वो निकाल कर दो इन लड़कियों को। और वैसे भी ये तो सालियों का हक होता है, इस हक पर तो कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। जितने पैसे वो लोग मांग रहे हैं इतने पैसे दो, ज्यादा बातें मत बनाओ। नायरा ने गुस्से से घूंघट पीछे करते हुए कहा। तो इसका हसीन रूप देखता वो एक लम्हे के लिए हैरान सा हो गया था। इसे तो समझ ही नहीं आया था कि वो इसका जवाब में क्या बोले। वो इतनी हसीन लग रही थी कि इसकी निगाहें इसके चेहरे से बंद सी गई थी। वो चाहकर भी अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा था, लेकिन नायरा ने इस पर जुल्म करते हुए फौरन ही घूंघट नीचे कर लिया था। बताओ तुम लोगों की डिमांड, अब दिमाग खराब मत करो। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? फजूल में यहाँ लटका कर रखा हुआ है। वो फौरन ही मान गया। तो जीनत और रूहा ने हैरत से देखा था। अभी तो कैसे लड़ जगा रहा था कि अरमान इससे काफी बेहतर साबित हुआ था, जो फौरन ही डकम अदा कर गया और अब वो भी देने को तैयार हो गया था। इसलिए लड़कियों ने काफी शराफत दिखाते हुए अपने मतलबा रकम हासिल करते रास्ता छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या ये वहीद आलम का घर है? इसने दरवाजे पर खड़े होते हुए दरवाजे पर दस्तक दी थी, जबकि अंदर से आते 8-9 साल बच्चे ने दरवाजा खोला तो इसने फौरन ही इससे सवाल किया था। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ अंकल, ये वहीद आलम का ही घर है और मेरे पापा हैं। आप कौन है, कोई काम है? बच्चे ने फौरन से सवाल किया था। हाँ बेटा, मुझे इनसे जरूरी काम है, आप मुझे इन्हें बुलवा कर दे सकते हैं? मेरा नाम अरताश है। अरताश ने गहरा सुकून का सांस लेते हुए बच्चे से कहा था। सॉरी अंकल, पापा तो इस वक्त घर पर नहीं है, मामा है, इन्हें बुला दूं? बच्चे ने सवाल किया तो उसने फौरन हाँ में सर हिलाया था। बेटा, अगर तुम्हारी मामा सामने आ सकती हैं तो इन्हें बुला दो, मैं जरूरी काम के सिलसिले में आया हूँ, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। वैसे वो इस वजह से कहता सामने की तरफ से नजर आते 2 बच्चों को देखने लगा था, जिनमें से एक लड़की थी और एक लड़का। वो तकरीबन 5-6 साल के थे। बेटा मूसा कहाँ है? बच्चा ने बच्चों के साथ मूसा को न पाते हुए इसने सवाल किया था। मूसा छोटा था, शायद वही की बीवी खुद इसे संभाल रही होगी। यकीनन अभी वो इतने काबिल तो नहीं था कि इन बच्चों के साथ खेल पाता। अभी तो इसका 1 साल का बर्थडे भी नहीं हुआ था। कितनी प्लान कर रहा था सदाम के वो अपने बेटे का बर्थडे मनाएगा, लेकिन वक्त ने इसे मोहलत ही नहीं दी थी। बहुत छोटी उम्र में मूसा से बहुत कुछ छीन गया था। अंकल, मूसा तो अंदर ही है, लेकिन आप मूसा को कैसे जानते हैं? वो जाते जाते पलट आया था। मैं सदाम का दोस्त हूँ, तुम्हारे चाचा थे ना सदाम? इसने नरमी से जवाब दिया था। जी सदाम चाचू बहुत अच्छे थे, चाची भी बहुत अच्छी थी, मूसा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी अम्मी अच्छी नहीं है अंकल। वो इसे देखते हुए मायूसी से बोला तो अरताश ने हैरत से देखा था। इस बच्चे की बात का क्या मतलब था वो समझ नहीं पाया था।
आप प्लीज मूसा को यहाँ से ले जाओ, इसे यहाँ मत छोड़ो, किसी यतीम खाने में छोड़ दो, इसे यहाँ मत छोड़ो, वो बहुत छोटू सा है, मुझे इसको देखकर बहुत रोना आता है, इसे बहुत तकलीफ है, वो सारी रात रोता है। वो छोटा सा बच्चा बोलते बोलते अचानक रो रहा था, जबकि अवताश के दिल को जैसे हचकोले से लगने लगे थे। प्लीज मम्मा को मत बताना, मैं मामा को बुलाकर लाता हूँ, वो कहते हुए फौरन वहां से भाग गया था, जबकि अवताश के दिल को तो जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया था। अंदर सिर्फ एक औरत थी और 3 बच्चे थे। वो इस तरह बिना इजाजत के इस तरह घर में नहीं जा सकता था, लेकिन इस बच्चे के आंसू इसके दिल में अजीब सी कमकुमाहट कपकपाहट पैदा कर गए थे। इसका दिल कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो बस कैसे भी मूसा को देखना चाहता था। मूसा को तकलीफ है, वो सारी रात रोता है। 2 जुगनू ने जैसे अरताज को हिलाकर रख दिया था। वो 1 साल का बच्चा किस तरह की तकलीफ में था। इसने बहुत कोशिश की थी अपने दिल को कंट्रोल करने की, लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम होते हुए दरवाजा धकेलता अंदर दाखिल हो गया था। सामने बड़े से दरख्त के नीचे मिट्टी में से एक छोटा सा बच्चा नजर आया था। इसके चेहरे पर कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। इसने तेजी से कदम इसकी तरफ बढ़ाना चाहे तो इसे मूसा के हाथ पर एक पट्टी बंधी नजर आई थी। इसके नन्हे से बाजू पर इतनी बड़ी पट्टी। गौर से देखने पर इसे अंदाजा हुआ था कि वो पट्टी नहीं बल्कि प्लस्तर है, जो जिस्म के किसी हड्डी के टूटने पर बांधा जाता है। अल्लाह खैर, क्या अल्लाह खैर। वो तेजी से इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा था। न जाने मूसा ने इसे पहचान लिया था या नहीं, लेकिन इसे देखते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगा था। वो जमीन से उठ नहीं पा रहा था, बस अपने एक हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुला रहा था। अरताज के कदमों में बहुत तेजी थी, लेकिन इससे पहले कि वो मूसा तक पहुंचता, एक औरत ने तेजी से इसका रास्ता रोका था। ओ भाई, कहाँ घुसे आज ले आ रही हो? अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? वो तकरीबन 30-35 साल औरत थी, जो इसके रूबरू खड़ी से सवाल जवाब कर रही थी, जबकि मूसा का बिलखता वजूद इसे अपनी तरफ बुला रहा था। वो मूसा की तकलीफ को अपने लबों से बयान भी न कर सका था। हाँ, खेल रहा था, सीढ़ी पर गिर गया, बाजू टूट गया है, अब इतना शरारती है, इतना तो होगा ही ना। इस औरत के लबो लहजे में जुड़ने से भी कोई तरस या नरमी महसूस नहीं हो रही थी। मुझे इससे मिलना है, इसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा था। नहीं मिल सकते, जब तक मेरा शोर घर नहीं आ जाता तब तक कोई भी नहीं मिल सकता इससे। वो जान छुड़वाते हुए बोली थी, मुझे मूसा से मिलना है, वो मुझे बुला रहा है। अब कि उसने नरमी से बात करने की कोशिश की थी, वो किसी और से बदजुबानी नहीं कर सकता था। अरे वो बच्चा है, इसे क्या समझ किसी चीज की? कौन अनजान है, कौन अपना है, वो जानता ही कहाँ है। अभी इससे कोई भी नहीं मिल सकता। जब तक मेरा शोर घर आ जाएगा तब आना, वो फैसला करेगा कि इसे मिलना है या नहीं। आप इसके कपड़े चेंज करवाएं। मेरे ख्याल में इसने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं। आप कम से कम इसे पैम्पर तो पहना ही सकते हैं। इसने मूसा को देखते हुए कहा था। अरे ये बच्चा है ही कंद, और ये मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से कितने साफ सुथरे हैं। और इसके लिए जब मूसा के लिए अजीब सी नफरत थी। वो इसे देखकर रह गया था। वो एक छोटे से बच्चे को साफ तक करने को तैयार ना थी। न जाने 2 महीने से मूसा इसके साथ कैसे रह रहा था। वो किसी से कोई भी जवाब दिए बगैर इसकी तरफ बढ़ा था। जब मूसा के करीब आते ही वो खुद ही उठने की कोशिश करते हुए इसके पास आने लगा। वो फौरन से थमकर अपने सीने से लगा गया था। अरे क्या कर रहे हो? इतनी बदबू आ रही है इससे, और तुम इसे अपने सारे कपड़े भी खराब कर लिए हैं। थोड़ी सी तो वो पता नहीं क्या बोलने वाली थी, जब बदताश ने हाथ उठाकर इसे चुप करवाते हुए मूसा को अपनी गोद में उठा लिया था। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। आपका शोहर आए तो उसे बता दीजिएगा कि अरताशा आया था। इसने अब तक अपने लहजे को नरम रखा था। अरताश का बाजू सारा गंदा हो चुका था, जबकि मूसा इसके सीने से लगा बुरी तरह से सिसक रहा था। और साथ तुम कहीं नहीं लेकर जा सकते इसे। ये मेरा शोहर आएगा तब इसकी इजाजत जब मेरा शोहर आएगा तब इससे इजाजत लेना, तब आना इसे इजाजत लेने के लिए। इस तरह मैं तुम्हें इसे कहीं भी लेकर नहीं जाने दूंगी। इसने एक झटके में मूसा का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा तो ताश ने तरफ इसके हाथ से मूसा का बाजू छुड़वाया था। मूसा के इस हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी, मतलब साफ तक इसका बाजू टूटा हुआ था। बददिमाग औरत, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? बच्चा तकलीफ में है, वो गुस्से से दहाड़ा था। आज से पहले इसने कभी किसी औरत से लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन ये औरत कहलाने के लायक तो हरगिज नहीं थी। अरे नहीं मरता ये, इसके मनहूस माँ बाप खुद तो मर गए, इसे छोड़ गए हमारे सर पर। इसका चाचा कहता है सदाम की तरफ से बच्चे को पेंशन मिलेगी, सारी जिंदगी के लिए बैठकर खाएंगे, इस बच्चे को पाल लिया तो। लेकिन ये बच्चा तो जान का अजाब बन गया है। अभी 3-3 बच्चे इतनी मुश्किल से इस उम्र से निकाले हैं कि इसको भी नहलाना दुल्हाना पड़ रहा है। 2 महीने से इसे संभाल संभाल कर मैं थक गई हूँ, और जब पेंशन मंजूर होने की बारी आई तो तू आ गया है इसे लेने के लिए। ये बच्चा तो यहीं रहेगा, इसे तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो गुस्से से इसकी तरफ लेने के लिए आते अपनी जुबान से काफी कुछ उगल गई थी। लानत है तुम पर जाहिल औरत, 1 साल के बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भरी है? कैसी माँ हो तुम? अपनी 3 औलादें पाल कर भी तुम्हें इस मासूम पर तरस नहीं आ रहा। इस बच्चे के बाप की पेंशन की 1 कौड़ी भी तुम लोगों डिजर्व नहीं करते, लेकिन जेल की चक्की जरूर पीसोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। बता देना अपने शोहर को भी, अगर हिम्मत है तो आकर ले जाए मुझसे मूसा को। अरताशा इसे वहां जलील करेगा जहां मरते दम तक कदम नहीं रखेगा। वो बेहद गुस्से से कहता मूसा को दोबारा से थमकर अपने सीने से लगा चुका था। वो जिस तरह से तरफ रहा था, रो रहा था, वो अंदाजा लगा चुका था कि इसका बाजू बुरी तरह से दुखा है। इतनी तरफ क्यों है तुझे इस बच्चे की? कहीं इस बच्चे का असल बाप तू तो नहीं है? कहीं मदिया तुझे खुश तो नहीं करती रही शोर के मिशन पर जाने के बाद? कहीं इसकी ये औलाद तेरी कम नवाजी तो चटक। वो न जाने क्या क्या बोलने वाली थी, जब बर्ताश ने पलटते हुए एक जोरदार थप्पड़ के मुंह पर दे मारा था। वो अगले ही लम्हे जमीन पोस होती हैरत से देखने लगी थी। मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारी इस घटिया इल्जाम का यही जवाब था। एक पाक बास औरत जो अब इस दुनिया में भी नहीं रही, इस पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हारी जुबान तक नहीं लड़। ये चीज इस बात की गवाह है कि तुम खुद किस किरदार की मालिक हो। बाकी जहां तक बात रही मूसा की, तो आज से ये मेरा बेटा है। किसी के बाप में इतना दम नहीं तो
किसी के बाप में इतना दम है तो अरताशा से लेकर दिखाए। वह कहरलूदा निगाह इस पर डालते हुए तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया था। अंकल अंकल प्लीज मेरी बात सुने। वही बच्चा जिसने दरवाजा खोलते हुए से मूसा की हालत बताई थी इसके पीछे भागते हुए आ रहा था। अंकल ये ले। वो भागते हुए इसके पास आता इसे एक बोतल पकड़ाने लगा था। साथ में एक दूध का पैकेट भी था। ये क्या है? इसने एक मैली सी बोतल देखी थी। शायद इसे लग रहा था जैसे बहुत पुरानी बोतल है और इसे सुबह से या कल रात से धोया नहीं गया। अंकल ये दूध की बोतल है, ये दूध का पैकेट मैं अपनी पॉकेट मनी से इसे लेकर आया था, लेकिन अम्मी ने इसे दूध पिलाने ही नहीं दिया। ये कह कर कि ये भूखा रहे या इसकी सजा, ये भूखा रहे यही इसकी सजा है। हालांकि इसने किया भी कुछ भी नहीं था। इसने पोटी कर दी तो अम्मी से खींचकर बाहर बिठा गई थी। इसने सुबह से दूध नहीं पिया। वो बच्चा एक दफा से जैसे अपनी माँ के जुल्म की दास्तान सुनाने लगा तो अरताश ने गुस्से से मुठियां बेची थी। शुक्रिया मेरे बच्चे, इसकी ज़रूरत नहीं। अब मूसा को किसी की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, अल्लाह पाक तुम्हें बहुत कामयाब करे। अपने माँ बाप जैसे मत बनना। ये मेरा कार्ड रख लो। अगर कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कहना। नरमी से इसके सर पर हाथ फेरता अपनी जेब से कार्ड निकालते हुए इसके हवाले कर गया था, जबकि मूसा यूं ही इसके सीने से लगे हुए बिलखते बिलखते कहीं सो गया था। इसके माथे को नरमी से चूमते हुए उसे यूं ही अपने सीने से छुपाए अपने सीने में छुपाए अपनी गाड़ी में बैठ गया था। ना जाने मूसा को इस हाल में देखकर परी की क्या हालत होगी, वो सिर्फ सोच ही सका था। बेटा रुखसती करनी है, जाओ जल्दी से बज़म को बुलाकर लेकर आओ, यही बाहिर है। चेहरा डाम कर बाहिर मर्द हजरात हो सकते हैं, माँ बेगम ने इसके पास आते हुए से कहा था, जबकि वो फौरन हाँ में सर हिलाकर अपना चेहरा ढकते हुए बाहर की तरफ आने लगी थी। न जाने वो कहाँ था। बाहर सच में बहुत ज्यादा मर्द हजरात थे। वो मर्दों से जरा फासले पर चलते हुए बाहर की तरफ आते हर तरफ निगाहें दौड़ाने लगी थी। जब निगाह पास साख्ता ही सामने की तरफ उठी थी, इसे लम्हा लगा था इस शख्स को पहचानने में, जबकि जिस्म पर कमी सी तारी हो गई थी। इसके कदम बेसाख्ता पीछे की तरफ उठने लगे थे। चेहरे से दुपट्टा हट गया था। वो तेजी से भागते हुए अंदर की तरफ जाने लगी थी। होश से इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। ऐसा डर तो शायद बसम भी इसके दिल में न डाल सका था। वो तेजी से भागते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने का इरादा रखती थी, जब सामने से आते शख्स से टकराई थी। नूरम कहाँ थी तुम? माँ बेगम कह रही थी कि तुम मुझे बुलाने गई थी। मैं यहीं पर था। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इस तरह से कांप क्यों रही हो? वैसे अपने सामने करता सवाल करने लगा था। इसका पूरा चेहरा पसीने से शबूर था, जबकि जिस्म लरज रहा था। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? नूरम इसे यूं ही अपने आप को देखते पाकर बज़म ने इससे सवाल किया था, जबकि वो अचानक किसी सीने से लगी थी। नूरम क्या हुआ? मेरी जान क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? कुछ हुआ है क्या? इस नूरम को खुद से अलग करना चाहा तो वो और भी ज्यादा शिद्दत से इसके साथ लिपटी थी। कमरे में नहीं है, सब देख रहे हैं बज़म। कमरे में नहीं है हम, सब देख रहे हैं हमें। बस हमने से सांस लाने की कोशिश की कि वो इस वक्त काफी सारे लोगों के बीच में मौजूद है, लेकिन नूरम को शायद किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। बसम बसम वो वहाँ वो बाहर की तरफ इशारा करती कुछ कहते हुए फिर से इसके सीने से लिपट गई थी। क्या हुआ? कुछ देख लिया है क्या तुमने बाहर? क्या था वहाँ? दिखाओ मुझे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? वो जैसे बात की तरफ तक जाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन नूरम इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि इसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो फिर से इसके सीने से लिपटी तो अब की दफा बज़म ने इसे अपनी बाहों का हिसार तंग करते हुए इसे खुद में छुपा लिया था, जबकि इसे एहसास हुआ कि नूरम होशो हवास खो चुकी है। नूरम वो इसे गिरने से बचाता अपना हिसार इसके गिर्द मजबूत करते हुए इसके गाल थपथपाने लगा था। क्या हुआ भाभी को? वारद तेजी से नूरम को होश हवास खोते देखकर इसके पास आया था। पता नहीं किसी चीज से खौफजदा होकर बेहोश हो गई है, तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं इसे कमरे में लेकर जाता हूँ। इसे कहते हुए नूरम को फौरन ही अपनी बाहों में उठाता तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा था। माँ बेगम आपकी बहू बेहोश हो गई है, लगता है कोई खुशखबरी है। एक औरत ने माँ बेगम के कान में सरगोशी की थी कि नूरम का इस तरह से बेहोश होना इन्हें भी परेशान कर गया था। बस अल्लाह पाक खैर करेगा, मैं देखकर आती हूँ। माँ बेगम कहते हुए जल्दी से सीढ़ियों की तरफ आई थी। नूरम की हालत ने आज सचमुच में सबको ही परेशान कर डाला था।